डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामीन के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 1891 से 1900 तक। जैसे ही हिसार गायब हुआ, पूरे प्लाजा में खामोशी छा गई और हिसार के पीछे फंसे हुए तमाम खिलाड़ी मुड़कर सैफ अली को घूरने लगे। कितना ताकतवर है! क्या वालकेरी के हमले के बाद हिसार सिर्फ थोड़ा सा हिला नहीं था, उसने सीधा हिसार को कैसे तबाह कर दिया। चाहे वो प्लाजा के बाहर तमाशाई खिलाड़ी हों या अंदर मौजूद दो सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड्स के मेंबरान, सब ने सैफ अली को नाकाबिले यकीन नजरों से देखा। स्टार लिंक के वो माहिर खिलाड़ी जिन्हें प्लाजा के बाहर से सूरत हाल का मुशाहिदा करने के लिए तैनात किया गया था, फटी हुई आंखों से इस मंजर को देख रहे थे। उन्होंने जादुई दायरे में 288 खिलाड़ियों की कुर्बानी देने के बाद ही तलिस्माती खलाई हिसार तश्कील दिया था, फिर भी सैफ अली ने इसे बगैर किसी खास कोशिश के चिकनाचूर कर दिया था। तलिस्माती खलाई हिसार उन खास जादुई आलात के सीट से बनाया गया था जो गिल्ड को कदीम खंडरात से मिले थे। स्टार लिंक ने मुख्तलिफ खंडरात को दरियाफ्त करने में बहुत सा वक्त और वसाइल सिर्फ किए थे, और जब तक गिल्ड ने जादुई दायरा बनाने के लिए दरकार सीट मुकम्मल किया, गिल्ड को 5000 से ज्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ा था, जिनमें से सभी इलियट माहिर खिलाड़ी थे। एक बार जब तलिस्माती खलाई हिसार फाल हो जाता तो एक ट्रिचार मांसेटर भी इससे बचकर नहीं निकल सकता था। ट्रिचार मांसेटर के पास हिसार के 8 घंटे के दौरान ये तक इंतजार करने के सिवा कोई चारा नहीं होता। मजीद ये कि अगर खिलाड़ी हिसार के अंदर मर भी जाते तो वो करीबी कब्रिस्तान के बजाय इसी के अंदर दोबारा जिंदा होते। फिर भी सैफ अली ने एक ही वार में हिसार को तोड़ दिया था। जबकि हर कोई अब भी सदमे में था, सैफ अली ने अपनी तलवार कलंगरे को नियाम में डाला और उन लीडिंग हार्ट और उसके साथियों की तरफ मुड़ा। जादुई दायरे से निमट लिया गया है। चलो जल्दी से सी ऑफ ट्रीज चलते हैं, सैफ अली ने पर्पल नाइट प्लाजा के वस्त में मौजूद जादुई दायरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसने सुकून से बात जारी रखी। स्टार लिंक के मेंबरान को गए हुए ज्यादा देर नहीं हुई। अगर हम जल्दी करें तो हम उन तक पहुंच सकते हैं। सैफ अली की याद दहानी सुनकर इन लीडिंग हार्ट और मोलिंगशा जल्दी से अपनी हैरत से बाहर आए और तलवारबाज को शुक्रगुजारी की नजरों से देखा। अगर सैफ अली ने जादुई हिसार को न तोड़ा होता तो वो स्टार लिंक का मुकाबला करने के काबिल न होते। फौरन इन लीडिंग हार्ट ने अपने बैग से एक चाबी निकाली और सी ऑफ ट्रीज के लिए टेलीपोर्टेशन गेट को फाल कर दिया। मो लिंगशा ने फिर अपने माहिरीन को टेलीपोर्टेशन गेट में दाखिल होने की हिदायत की। दरी असना अल्यूजरी वर्ड्स अपनी नजरें सैफ अली से न हटा सकी, इसकी आंखों में हैरत भरी थी। स्ट्रेंथ कॉम्बिनेशन। जब अल्यूजरी वर्ड्स ने इस हमले को याद किया जो सैफ अली ने वालकेरी के साथ मिलकर किया था, तो उसके होंठों पर एक शौक मुस्कुराहट उभर आई। ऐसा लगता है कि ब्लैक फुलियम मेरी सोच से कहीं ज्यादा काबिल है। इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि सीक्रेट पवेलियन इसके बारे में इतनी आला राय रखता है। वालकेरी की ताकत इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो अकेले तलिस्माती खलाई हिसार को तोड़ सके। दरअसल सैफ अली ने इस कमी को पूरा करने के लिए अपनी ताकत को वालकेरी की ताकत के साथ मिला दिया था। किसी दूसरे फर्द के साथ स्ट्रेंथ कॉम्बिनेशन तकनीक को अंजाम देना इसे अकेले इस्तेमाल करने से कई गुना ज्यादा मुश्किल था। इसके लिए टाइमिंग और पोजीशनिंग पर गिरफ्त का इंतहाई दुरुस्त होना जरूरी था। ये कोई मामूली कारनामा नहीं था। फिर भी सैफ अली ने इस तकनीक को इतनी रवानी से अंजाम दिया था जिसे डोमेन रीलिम के माहिरीन भी मुश्किल समझते थे। अगरचे सैफ अली ने अपनी पूरी ताकत वालकेरी के साथ नहीं मिलाई थी, लेकिन ये जादुई हिसार की हद को उबूर करने के लिए काफी थी। इस तरह जादुई हिसार टूट गया था। एक लंबे मजबूत जिस्म वाले बरसरिकर ने कहा, वाइस गिल्ड लीडर, जादुई हिसार खत्म हो गया है, हमें भी जल्दी करनी चाहिए। ठीक है, टेलीपोर्टेशन गेट को फाल करो, अल्यूजरी वर्ड्स ने सर हिलाया। फिर इसने अपने मुंतखब करदा खिलाड़ियों को टेलीपोर्टेशन गेट में दाखिल होने की हिदायत की। इसके बाद सफेद रोशनी ने एक के बाद दीगरे इन लीडिंग सिविल और क्रिम्सन एम्परर के मेंबरान को अपनी लपेट में ले लिया और खिलाड़ी सी ऑफ ट्रीज में टेलीपोर्ट हो गए। जब इन लीडिंग सिविल और क्रिम्सन एम्परर के मेंबरान सी ऑफ ट्रीज के लिए रवाना हुए तो मुशाहिदा करने वाले स्टार लिंक के मेंबरान ने जल्दी से लोजनगुलू और बराइट डान को रिपोर्ट दी। तुमने क्या कहा?
इन लीडिंग सिविल ने तिलिस्माती खलाई हिसार को तोड़ दिया। जब ब्राइट डॉन ने अपने मातहत की रिपोर्ट सुनी तो उसका जहन फितरी तौर पर इस बात को मुस्तरद करना चाहता था। ये नामुमकिन है, यहां तक कि ट्रिचार मानस्टर्स भी हिसार को नहीं तोड़ सकते। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इन लीडिंग सिविल किस काबिल है। उनके पास यकीनी तौर पर तिलिस्माती खलाई हिसार को तबाह करने की ताकत नहीं है। इन लीडिंग सिविल के साबिक वाइस गिल्ड लीडर के तौर पर वो गिल्ड की मौजूदा सलाहियतों से पूरी तरह वाकिफ था। वो गिल्ड के ट्रम्प कार्ड्स को भी जानता था। ज्यादा से ज्यादा गिल्ड 5 ट्रिचार जारहाना मैजिक स्क्रोल्स इस्तेमाल कर सकता था, जो तिलिस्माती खलाई हिसार को तबाह करने के लिए काफी नहीं थे। रिपोर्ट देने वाले इसीसुन ने कहा, तिलिस्माती खलाई हिसार वाकई टूट गया है, लेकिन इन लीडिंग सिविल के मेंबरान ने ऐसा नहीं किया। इन लीडिंग सिविल के मेंबरान नहीं। क्या ये क्रिम्सन एम्परर था? ब्राइट डॉन के तासुरात तारीक हो गए। ऐसा लगता है कि मैंने अल्यूजरी वर्ड्स को कम समझा, ये सोच करके इसने ऐसा कार्ड छुपा रखा था। अगरचे तिलिस्माती खलाई हिसार को तोड़ा जा सकता था, लेकिन ऐसा करने के लिए बेपनाह ताकत दरकार थी। किसी को एक ही वार में कस्बे के दिफाई जादुई दायरे को तबाह करने के लिए काफी ताकत की जरूरत होगी, और गेम के इस मरहले पर खिलाड़ियों के पास ऐसी ताकत हासिल करने का कोई इम्कान नहीं था। ताहम गार्ड्स डोमेन में पेश करने के लिए बेशुमार मौके मौजूद थे। एक सुपर पावर का असर और रसूख जितना वसी था, इसके पेश नजर काफी तबाहकुन ताकत वाला आला हासिल करना नामुमकिन नहीं था। नहीं, ये क्रिम्सन एम्परर के मेंबरान भी नहीं थे। हमारी मालूमात के मुताबिक जीरो विंग के एक मेंबर ने हिसार को तबाह किया है। इसीसुन ने ब्राइट डॉन को सैफ अली की तस्वीर भेजते हुए कहा। जीरो विंग? ब्राइट डॉन ने हैरत से पलकें झपकाईं जब उसने सैफ अली के लिबादे में मलबूस योले और तलवारबाज के हाथ में मौजूद मुकद्दस तलवार को देखा। जब लो जंगुल्लू ने रिपोर्ट सुनी तो वो भी हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जीरो विंग के पास वाकई तिलिस्माती खलाई हिसार को तबाह करने का कोई जरिया मौजूद होगा। ऐसा लगता है कि जीरो विंग सिर्फ बातें ही नहीं बनाता। इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि इन लीडिंग सिविल ने गिल्ड के साथ अपने कुछ मुनाफा बांटने पर रजामंदी जाहिर की। लो जंगुल्लू ने हंसते हुए कहा, बदकिस्मती से अगर वो सी ऑफ ट्रीज में दाखिल हो भी जाए तब भी बहुत देर हो चुकी है। स्टार लिंक पहली 20 नशिस्तों पर कब्जा कर लेगा। कुछ अरसा कबल उन्हें मालूम हुआ था कि न सिर्फ महदूद तादाद में खिलाड़ी ट्रेवलिंग बारूद क्लास में तब्दील हो सकते हैं, बल्कि ये क्वेस्ट सिर्फ महदूद तादाद में दरखास्त दहिंदगान को ही कबूल करती है। हर 2 घंटे में सिर्फ 300 नशिस्तें दस्तयाब होंगी। हर दरखास्त की कीमत भी 60 गोल्ड थी। अगरचे कीमत ज्यादा थी, लेकिन स्टार लिंक के लिए ये कोई बड़ी रकम नहीं थी। आखिरकार उन्होंने तमाम 300 नशिस्तें खरीदने के लिए 18,000 गोल्ड खर्च किए थे और 50 से जायद इंटरमीडिएट मैजिशियन माहिरीन को क्वेस्ट की कोशिश करने के लिए भेजा था। गिल्ड ने फिर बाकी मानदा तकरीबन 240 नशिस्तें बेहतरीन आलात से लैस एक माहिरीन को दे दें। जैसे ही लो जंगुल्लू और उसके साथी, जिनका क्लास तब्दील करने की क्वेस्ट को चैलेंज करने का कोई इरादा नहीं था, सी ऑफ ट्रीज के शहर को दरियाफ्त करने के लिए निकलने वाले थे, इन लीडिंग सिविल और क्रिम्सन एम्परर के मेंबरान बिलाखिर नमूदार हुए और इस मंदिर में पहुंचे जो ट्रेवलिंग बारूद क्लास तब्दील करने की क्वेस्ट का मकाम था। लानत हो, इस क्वेस्ट पर यह पाबंदी भी क्यों है? इन लीडिंग हार्ट ने खातून एल्फ कलर का जवाब मिलने के बाद उसे गुस्से भरे तासुरात के साथ देखा। उन्होंने अभी बड़ी मुश्किल से हिसार को तोड़ा था, फिर भी उन्हें बताया गया कि दरखास्त दहिंदगान की कोई नशिस्त बाकी नहीं बची। उन्हें क्वेस्ट की कोशिश करने से पहले मजीद 2 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। इन लीडिंग हार्ट को ऐसा लगा जैसे सिस्टम कोई जालिमाना मजाक कर रहा हो। अल्यूजरी वर्ड्स के चेहरे पर भी इसी तरह के नागवार तासुरात थे। इसे भी इस पाबंदी की तवक्को नहीं थी। यकीनन अब मजीद नशिस्तें दस्तयाब नहीं हैं। सैफ अली ने लो जंगुल्लू और उसके ग्रुप की तरफ देखते हुए, जो कुछ फासले पर खड़े थे, बेसाख्ता आह भरी। खैर, वैसे भी मेरा उनके लिए नॉर्मल क्लास तब्दील करने की क्वेस्ट लेने का कोई इरादा नहीं था। इसके बाद सैफ अली ने अपना टाइटल डेमन हंटर में तब्दील किया और रजिस्ट्रेशन काउंटर के साथ मौजूद एक्सचेंज काउंटर की तरफ बढ़ा। ट्रेवलिंग बारूद क्लास हासिल करने का एक से ज्यादा तरीका था। पहला नॉर्मल तरीका था, लेकिन दूसरे के लिए ट्रायल एम्बलम खरीदना और इस असल क्लास तब्दील करने के ट्रायल में हिस्सा लेना जरूरी था, जो प्राइम वर्डेल एल्फ किंग्स पीछे छोड़ गए थे। ताहम ट्रायल एम्बलम खरीदना आसान नहीं था। इस तक रसाई हासिल करने के लिए किसी को सी ऑफ ट्रीज का नोबल होना जरूरी था।
दूसरे खिलाड़ियों को इस शहर में नोबल बनने के लिए कोर्स का एक तवील सिलसिला मुकम्मल करना पड़ता, लेकिन सैफ अली को, जिसके पास डेमन हंटर का टाइटल था, ऐसा नहीं करना पड़ा। डेमन हंटर टाइटल वाले खिलाड़ियों को वर्ल्ड नोबल समझा जाता था, इसलिए सैफ अली को सी ऑफ ट्रीज जैसे एनपीसी शहर में एक नोबल के तौर पर देखा जाएगा। लॉर्ड डेमन हंटर, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? एनपीसी एल्फ ने चमकदार मुस्कुराहट के साथ पूछा। यहाँ हम एक ट्रायल एम्बलम फराहम कर सकते हैं जो आपको इस ट्रायल में हिस्सा लेने की इजाजत देगा जो प्राइमवर्डल एल्फ किंग्स हमारे लिए छोड़ गए थे। अगर आप ये ट्रायल पास कर लेते हैं तो आप एक बहादुर ट्रेवलिंग बारूद बन जाएंगे। हिमम, मैं 9 ट्रायल एलिफाम्बलम्स खरीदना चाहता हूँ, सैफ अली ने जवाब दिया। चैप्टर 1892 मुकम्मल विरासत ट्रायल एम्बलम। उसने अभी इस एनपीसी के साथ कैसे लेन देन किया? क्या इसने कुछ देर पहले हमारे साथ लेन देन करने से इनकार नहीं किया था? जब लो जंगुल्लू और दीगर ने खातून एल्फ के अल्फाज सुने तो वो दंग रह गए। जब उन्होंने एल्फ मंदिर का दौरा किया था तो उन्होंने इसके से बात की थी। अर्ध गिर्द पूछ-गुछ करने के बाद उन्होंने तस्दीक की थी कि हर 2 घंटे में सिर्फ 300 खिलाड़ी ही क्लास तब्दील करने की क्वेस्ट की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने एक्सचेंज काउंटर पर मौजूद खातून एल्फ से भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन इसने उनके सवालात को नजरअंदाज कर दिया था, ये कहते हुए कि वो सिर्फ नोबल आइस से आला रुतबे वाले लोगों से ही निपटेगी। फिर भी वो सैफ अली के साथ इतने एहतराम से पेश आई। मजीद ये कि उसने खुद पहल करते हुए सैफ अली को अपनी पेश करदा मसनूआत का तारुफ कराया। क्या अब भी ऐसा कोई तरीका मौजूद है? इन लीडिंग हार्ट और उसके साथियों ने चमकती आंखों से सैफ अली को ट्रायल एलिफाम्बलम्स खरीदते हुए देखा। उन्हें कभी तवक्को नहीं थी कि सैफ अली को क्लास तब्दील करने की क्वेस्ट तक इस कदर रसाई हासिल होगी। तो ये है जीरो विंग का सॉरोड किंग। सैफ अली के इस मुजाहरे ने अल्यूजरी वर्ड्स को बहुत हैरान किया। सी ऑफ ट्रीज की टेलीपोर्टेशन की रखने वाले वाहिद गिल्ड स्टारलिंक इन लीडिंग सिविल और क्रिम्सन एम्परर थे। लिहाजा कोई भी ये कह सकता था कि उनके गिल्ड्स सी ऑफ ट्रीज से सबसे ज्यादा वाकिफ थे। ताहम अब तक सैफ अली की कारकर्दगी की बुनियाद पर यह वाज़ेह था कि वो सी ऑफ ट्रीज के बारे में उनसे भी ज्यादा जानता था। दरहकीकत इसे सी ऑफ ट्रीज में एक खास रुतबा भी हासिल था। हुजूम के देखते ही देखते सैफ अली ने 9 ट्रायल एलिफाम्बलम्स खरीदने के लिए 450 गोल्ड खर्च की। फिर इसने वो एलिफाम्बलम्स जीरो विंग के उन 9 मेंबरान के हवाले कर दिए जिन्हें वो अपने साथ लाया था। ट्रायल एम्बलम खरीदना क्लास तब्दील करने की क्वेस्ट के लिए दरखास्त देने के मुतरादिफ था। बस ये तरीका 10 गोल्ड सस्ता था। क्वेस्ट की कोशिश करते वक्त ट्रायल एलिफाम्बलम्स का इस्तेमाल करने से इंतखाब करने के लिए 2 मुश्किल मोड्स भी मिलते थे, नॉर्मल मोड और हार्ड मोड। नॉर्मल मोड एम्बलम के बगैर क्लास तब्दील करने की क्वेस्ट से मुख्तलिफ नहीं था, लेकिन अगर खिलाड़ी हार्ड मोड का इंतखाब करते तो उन्हें एक मुख्तलिफ ट्रायल में भेज दिया जाता। मजीद बरा नॉर्मल मोड क्वेस्ट के बरक्स, जिसे हर हफ्ते सिर्फ 20 खिलाड़ी ही मुकम्मल कर सकते थे, हार्ड मोड में ऐसी कोई हद नहीं थी। जब तक किसी के पास ट्रायल एलिफाम्बलम्स तक रसाई थी और वो उन्हें खरीदने की इस्तिताअत रखता था, वो जितने चाहे खिलाड़ियों को ट्रेवलिंग बारूद बनने के काबिल बना सकता था। हार्ड मोड क्वेस्ट शुरू से ही सैफ अली का हदफ था। खिलाड़ी सिर्फ हार्ड मोड क्लास तब्दील करने की क्वेस्ट को मुकम्मल करके ही प्राइमवर्डल एल्फ किंग्स की छोड़ी हुई मुकम्मल ट्रेवलिंग बारूद विरासत हासिल कर सकते थे और सच्चे ट्रेवलिंग बार्ड्स बन सकते थे। अगर खिलाड़ी सिर्फ नॉर्मल मोड क्वेस्ट मुकम्मल करते तो वो विरासत का सिर्फ एक हिस्सा हासिल कर पाते और एक नकली ट्रदो खिलाड़ी बन जाते। ताहम हार्ड मोड क्वेस्ट को क्लियर करना नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल था, यहाँ तक कि आम ट्रदो प्रमोशन कोर्स से भी ज्यादा चैलेंजिंग था। हार्ड मोड क्वेस्ट ट्रदो हील मोड प्रमोशन क्वेस्ट के बराबर थी। जब तक किसी के जंगी और आलात के मेयारात एक खास सतह तक न पहुंच जाए, क्लास तब्दील करने की क्वेस्ट को चैलेंज करना सिर्फ नाकामी का बाइस बनेगा। अगर कोई खिलाड़ी क्वेस्ट में नाकाम हो जाता तो उसे दोबारा चैलेंज करने से पहले कुछ देर इंतजार करना पड़ता। लिहाजा आबदादाल ने इस क्लास की तब्दीली के लिए जिस भी खिलाड़ी का इंतखाब किया था, वो ट्राई टावर की 7वें मंजिल तक पहुंचने के काबिल एक माहिर था। इसके अलावा तमाम 9 इंटरमीडिएट मिशन थे और उन 9 खिलाड़ियों में से 5 माजी में मरूफ 4 माहिरीन रह चुके थे। ताहम चूंकि वो महज आजाद खिलाड़ी थे, इसलिए वसाइल तक उनकी रसाई महदूद थी। अगरचे वो मशहूर अलिफाडुंचरर टीमों के मेंबर रह चुके थे, लेकिन उनके पास 5 तक पहुंचने के लिए वसाइल की कमी थी।
बाकी 4 फर्स्ट रेट गिल्ड्स के माहिरीन रह चुके थे। इनमें से सबसे कमजोर भी माजी में टिर 4 तक पहुंच चुका था और सबसे मजबूत हैप्पी वन 1 टिर 5 ट्रेवलिंग बारूद रह चुका था। फितरी तौर पर इस जिंदगी में हालात बदल चुके थे और उन 9 खिलाड़ियों ने जीरो विंग में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। इन 9 खिलाड़ियों के जंगी मयारात के साथ उनके हार्ड मोड क्वेस्ट को मुकम्मल करने के इम्कानात काफी कम होने चाहिए थे, लेकिन आबदा गाल ने सी आफ्टरीज में आने से पहले इनमें से हर एक को एक प्राइम वर्डेल सिविल दी थी। प्राइम वर्डेल सिविल की अता करदा बढ़ी हुई जिस्मानी ताकत के साथ उन 9 खिलाड़ियों के हार्ड मोड क्वेस्ट को मुकम्मल करने के इम्कानात बहुत ज्यादा होने चाहिए। जैसे ही सैफ अली ने अपने खिलाड़ियों में ट्रायल एलिफाम्बलम्स तकसीम किए, इन लीडिंग सिविल का ग्रुप उसके पास आया। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, क्या मैं आपको हमारे लिए भी कुछ ट्रायल एलिफाम्बलम्स खरीदने की जहमत दे सकता हूं? मैं उन्हें 50% मुनाफा पर खरीदूंगा। यकीनन अगर ये काफी नहीं है तो मैं कीमत बढ़ा सकता हूं, इन लीडिंग हार्ट ने कदरे शर्मिंदगी महसूस करते हुए पेशकश की। दरअसल जीरो विंग ने इन लीडिंग सिविल से क्लास तब्दील करने की नशिस्तें खरीदने की कोशिश की थी, जिसके नतीजे में इन लीडिंग सिविल को दरपेश मुकाबले में इजाफा हुआ था। ताहम अब इन लीडिंग सिविल ने इसी काम के लिए जीरो विंग से राब्ता किया था, जिससे जीरो विंग का मुकाबला बढ़ गया। इस सूरत-ए-हाल ने इन लीडिंग हार्ट को मुश्किल में डाल दिया था। लॉन्ग सिविल और हुंटन ब्लेड, जो इन लीडिंग हार्ट के पास खड़े थे, जीरो विंग के तई अपने पहले वाले रवैये को याद करके शर्मिंदा हुए। उन्होंने फर्ज कर लिया था कि जीरो विंग ने उनके गिल्ड का फायदा उठाया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि जीरो विंग उन लीडिंग सिविल का मोहसिन बन जाएगा। ये सिर्फ जीरो विंग की बदौलत था कि उनके गिल्ड ने पर्पल नाइट प्लाजा के वाक़ये पर काबू पाया था। अब उन्हें क्लास तब्दील करने की क्वेस्ट तक रसाई हासिल करने के लिए एक बार फिर जीरो विंग पर इन्हिसार करना पड़ रहा था। अगर जीरो विंग ना होता तो उन्हें स्टार लिंक का मुकाबला करने की कोई उम्मीद न होती। यकीनन अब वाकई गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम है। हेलो, मैं क्रिम्सन एम्परर की अल्यूजरी वर्ड्स हूँ। क्रिम्सन एम्परर की जानिब से मैं ट्रायल एलिफाम्बलम्स खरीदने में आपकी मदद चाहती हूँ। मैं असल कीमत से दुगनी पेशकश करने को तैयार हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं? अल्यूजरी वर्ड्स ने सैफ अली के करीब आते हुए नरमी से पूछा। हर कोई दंग रह गया जब उन्होंने 2 सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड्स के वाइस गिल्ड लीडर्स को मदद के लिए सैफ अली के पास आते देखा। अगर अवाम को इस बारे में पता चल जाता तो वो हैरान रह जाते। हमारे गिल्ड लीडर कितने कमाल के हैं, यहाँ तक कि सुपर पावर्स भी उनसे मदद मांग रही है। ये तो फितरी बात है। हम जीरो विंग के गिल्ड लीडर के बारे में बात कर रहे हैं। जल्दी स्टार लिंक के मेंबरान के बेवकूफाना चेहरों को देखो। जीरो विंग के वो 9 मेंबरान जिन्होंने ट्रायल एम्बलम हासिल कर लिया था, अपने गिल्ड लीडर के बारे में बातें कर रहे थे। जब वो सैफ अली को देख रहे थे तो उनकी आंखों में अकीदत चमक रही थी। जीरो विंग में शामिल होने से पहले सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड्स तो दूर की बात, फर्स्ट रेट गिल्ड्स भी उनकी नजरों में बहुत बड़ी हस्तियां थीं। सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड्स वर्चुअल गेमिंग की दुनिया के हाकिम थे, फिर भी ऐसे 2 गिल्ड्स उनके गिल्ड की मदद चाहते थे। ये महज नाकाबिल यकीन था। ये कोई मसला नहीं होगा, कीमत के मुनाफा को भूल जाएं। इसके बजाय मुझे उम्मीद है कि आपके दोनों गिल्ड्स मेरे एक मसले में मदद कर सकते हैं। सैफ अली ने इन लीडिंग हार्ट और अल्यूजरी वर्ड्स की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहा। मदद? दोनों वाइस गिल्ड लीडर्स ने सैफ अली को उलझन भरी नजरों से देखा। वो क्लास तब्दील करने की क्वेस्ट की कोशिश करने के लिए अपने साथ बहुत से खिलाड़ी लाए थे। कल मिलाकर दोनों के पास 1000 से कुछ ज्यादा खिलाड़ी थे। 50% मुनाफा के साथ भी सैफ अली फौरी तौर पर 25,000 से ज्यादा गोल्ड कमा सकता था, जो एक फर्स्ट रेट गिल्ड के लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। अगर सैफ अली थोड़ी ज्यादा कीमत वसूल करता तो उसके पास एक कस्बा बनाने के लिए भी काफी रकम जमा हो जाती। फिर भी सैफ अली सिर्फ उनकी मदद चाहता था। बिल्कुल दुरुस्त, मुझे एक काम में आपके दोनों गिल्ड्स की मदद दरकार है। इसके बदले में मैं आपको इतने ट्रायल एलिफाम्बलम्स खरीदने में मदद करूंगा जितने आप चाहेंगे। सैफ अली ने सर हिलाया। ट्रायल एलिफाम्बलम्स खरीदने की तादाद पर कोई हद नहीं थी। ये सी ऑफ ट्रीज के नोबल्स के लिए एक इस्तेहकाक था जो उन्हें कतार को छोड़ने की इजाजत देता था और क्लास तब्दील करने की क्वेस्ट के लिए दरखास्त देते वक्त थोड़ी सी रियायत फराहम करता था। इसमें कोई खास बात नहीं थी। मजीद ये कि ट्रायल एलिफाम्बलम्स के बावजूद इनमें से कोई भी गिल्ड जीरो विंग का मद्दे मुकाबिल नहीं बनेगा। आखिरकार
हार्ड मोड क्विस्ट जीरो विंग का हदफ था, इसे किसी मुकाबले की फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। क्या मैं जान सकती हूँ कि गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम को किस किस्म की मदद दरकार है? अल्यूजरी वर्ड्स ने पूछा। अगरचे ट्रैवलिंग बारूद क्लास कीमती थी, लेकिन अगर सैफ अली की दरखास्त से इसके गिल्ड की बुनियादों को खतरा लाहिक हुआ तो उसे इनकार करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं आपको तफसीलात ना बताऊं तो आप अपने फैसले पर सही तरह गौर नहीं कर सकती। सीधे अल्फाज में कहूं तो मैं आपके हर गिल्ड से 202 माहिरीन उधार लेना चाहूंगा। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? सैफ अली ने वजाहत की। चैप्टर 1893 सदियों पुराना राज, 2 माहिरीन उधार। इन लीडिंग हार्ट और अल्यूजरी वर्ड्स ने उलझन में सैफ अली को घूरा। वो ये समझने से कासिर थे कि सैफ अली को इतने सारे माहिरीन की जरूरत क्यों होगी। गेम के इस मरहले पर गॉड्स डोमेन में 2 माहिरीन अब भी काफी नायाब थे। यहां तक कि एक फर्स्ट रेट गिल्ड के पास भी सिर्फ 30 से 50 के करीब 2 खिलाड़ी होंगे। फिर भी सैफ अली चाहता था कि उनके गिल्ड्स उसे 202 माहिरीन उधार दें। ये इनके गिल्ड्स में मौजूद 2 माहिरीन की तकरीबन निस्फ तादाद थी। 2 माहिरीन की इतनी बड़ी तादाद किसी टीम डंजन पर छापा मारने के लिए बहुत ज्यादा होगी। गेम के इस मरहले पर सबसे बड़े टीम डंजन में सिर्फ 200 खिलाड़ी ही समा सकते थे। फिर भी सैफ अली को 400 दरकार थे। मजीद बरा जीरो विंग के पास अपने 2 माहिरीन मौजूद थे। बिल्कुल दुरुस्त, मैं एक फील्ड बास पर हमला करना चाहता हूं, लेकिन फी अलहाल मेरे पास अफरादी कुव्वत की कमी है, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। यकीनन जीरो विंग इस मुहिम के दौरान होने वाली किसी भी मौत का अजाला करेगा। क्या मैं इस पर आपकी राय जान सकता हूं? अगर वो दोनों गिल्ड्स को मुनाफा पर ट्रायल एलिफाम्बलम्स दोबारा फरोख्त करता तो वो 30,000 के करीब गोल्ड कमा सकता था, लेकिन 30,000 गोल्ड जीरो विंग की सूरत हाल बदलने के लिए काफी नहीं थी। इसके अलावा जीरो विंग की माली जरूरत सिर्फ सिल्वर विंग टाउन की अपग्रेड के लिए दरकार रकम तक महदूद नहीं थी। गिल्ड को हवाई अड्डे का कर्ज भी वापस करना था। कल मिलाकर जीरो विंग को 5 लाख गोल्ड की जरूरत थी। ये एक बहुत बड़ी रकम थी, यहां तक कि एक सुपर पावर के लिए भी। सबसे अहम बात यह है कि जीरो विंग इतना खुशहाल नहीं था जितना हर कोई सोचता था। अगरचे ये सच था कि जीरो विंग के मेंबरान और एम्पायर के जुनूब मशरकी इलाके में गिल्ड की तौसी की बदौलत अपने आलात को बेहतर बना रहे थे और तेजी से लेवल बढ़ा रहे थे। लेकिन एक कहावत है, जो कील बाहर निकली होती है इसी पर हथौड़ा पड़ता है। अब जबकि जीरो विंग ने और एम्पायर के फवाइद का एक बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया था, मुख्तलिफ सुपर पावर्स गिल्ड पर कड़ी नजर रखे हुए थी। उनके कोई कार्रवाई न करने की वाहिद वजह जीरो विंग के जंगी हथियार और टेलीपोर्टेशन की सलाहियतें थीं। ताहम अब जबकि ब्लैक वाटर ने और कैपिटल सिटी का असलहा खाना खोल दिया था, यह सिर्फ वक्त की बात थी कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स बड़ी तादाद में जंगी हथियार और उनके डिजाइन हासिल कर। अगर जीरो विंग ने अभी कोई हिफाजती तदाबीर इख्तियार न की तो गिल्ड को बाद में नुकसान उठाना पड़ेगा। इस दौरान सैफ अली पिछले कुछ दिनों से इस मसले का हल तलाश करने की कोशिश में सरदर्द का शिकार था। खुशकिस्मती से अभी एक मौका खुद ब खुद सामने आ गया था। इसने अपने मंसूबे का अगला कदम शुरू करने से पहले जीरो विंग के पास 1002 माहिरीन होने तक इंतजार करने का इरादा किया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसे इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर इसे इन 2 सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड्स के 2 माहिरीन की मदद मिल जाए तो वो यकीनी तौर पर वाइड सर्पिनेट को शिकस्त दे सकता है, जो कि एक लेवल 60 वर्ल्ड बास था। अगरचे वर्ल्ड बासेस आम फील्ड बासेस की तरह लगते थे, लेकिन उनके पास एक मुनफरिद डोमेन होता था जो खिलाड़ियों को बैरूनी आलात इस्तेमाल करने से रोकता था। खिलाड़ियों को इन वर्ल्ड बासेस का सामना करने के लिए अपनी ताकत पर इन्हिसार करना पड़ता था। लिहाजा वर्ल्ड बासेस पर हमला करना इसी रैंक और लेवल के फील्ड बासेस की निस्बत कहीं ज्यादा मुश्किल था। ताहम हमले की इंतहाई ज्यादा मुश्किल की वजह से हर वर्ल्ड बास शानदार लूट मार गिराता था। वर्ल्ड बासेस कुछ मुनफरिद मवाद भी गिराते थे। इसकी वजह से इसकी पिछली जिंदगी में गॉड्स डोमेन की बेशुमार ताकतों ने मुसलसल वर्ल्ड बासेस को चैलेंज किया था। खिलाड़ियों के लेवल 200 तक पहुंचने के बाद भी गिल्ड्स ने लेवल 70-80 के वर्ल्ड बासेस पर हमले किए थे। वाइड सर्पिनेट को मारने में सैफ अली की दिलचस्पी सिर्फ इसकी लूट मार की वजह से नहीं थी। वाइड सर्पिनेट के पास एक ऐसा राज भी था जो सैफ अली को चाहिए था। सिर्फ वाइड सर्पिनेट के खून से ही खिलाड़ी इस सबसे बड़े राज को फाल कर सकते थे जिसे विचेस हल ने कई सदियों से छुपा रखा था, यानी उधर वर्ल्ड गेट। वाइड सर्पिनेट विचेस हल में एक खुफिया जेर जमीन मंदिर में था,
और चूंकि नक्शा बहुत बड़ा था, इसलिए जेर जमीन मंदिर को तलाश करना काफी मुश्किल था। ये हकीकत के विचेज हल आबादी से बहुत दूर थी, मंदिर को तलाश करना मजीद मुश्किल बना देती थी। नतीजे के तौर पर सैफ अली के माजी में मेन स्ट्रीम खिलाड़ियों के लेवल 100 तक पहुंचने के बाद भी वाइड सरपिनिट छुपा रहा था। खिलाड़ियों को वाइड सरपिनिट के बारे में तब ही मालूम हुआ था जब विचेज हल को दरियाफ्त करने वाली एक पार्टी ने इस वर्ल्ड बास को दरियाफ्त किया था। इस मखलूक की खबर आम होने के बाद गिल्ड की टीमें वाइड सरपिनिट को मारने के लिए जेर जमीन मंदिर की तरफ दौड़ी थीं। फिर उन्होंने विचेज हल का राज दरियाफ्त किया। अगरचे माजी में उधर वर्ल्ड गेट निस्बतन देर से फाल हुआ था, लेकिन मुख्तलिफ ताकतों ने फिर भी इसे एक अनमोल खजाने की तरह समझा था। उधर वर्ल्ड गेट के अंदर खिलाड़ियों ने नायाब कीमती मवाद की कसरत दरियाफ्त की थी, जिनमें से सभी को स्टारमोन किंगडम में हासिल करना मुश्किल था। सबसे काबिल जिक्र मवाद में वाइड सिल्वर शामिल था। वाइड सिल्वर माना स्टोन से कम कीमती नहीं था। ये न सिर्फ हथियारों और आलात को मजबूत कर सकता था, बल्कि ये फोर्जर्स, इंजीनियर्स, उनचीनेटर्स और अल्केमिस्ट्स के लिए पैदावार की कामयाबी की शरह को भी बड़े फर्क से बढ़ा सकता था। उधर वर्ल्ड गेट आजाद खिलाड़ियों के लिए लेवल 50 से ऊपर के टॉप हथियार और आलात हासिल करने के लिए भी एक अच्छी जगह थी। लिहाजा विचेज हल फौरी तौर पर स्टारमोन किंगडम की तवज्जो का मरकज बन गई थी। अगर सैफ अली अब उधर वर्ल्ड गेट को फाल कर सके तो जीरो विंग सिटी, जिसका विचेज हल पर कब्जा था, स्टारमोन किंगडम का सबसे मशहूर शहर बन जाएगा। जीरो विंग न सिर्फ बेपनाह दौलत कमा सकता था, बल्कि ये टनों के हिसाब से नायाब मवाद भी हासिल कर सकता था, जिससे गिल्ड को तेजी से तरक्की करने का मौका मिलता। वो कुछ अरसे से वाइड सरपिनिट पर हमला करना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से जीरो विंग के पास ऐसा करने की ताकत नहीं थी। वर्ल्ड बास पर हमला करना आसान नहीं था और उसके पास फायदा उठाने के लिए कोई क्वेस्ट भी नहीं थी जो वाइड सरपिनिट को इस तरह इंतहाई कमजोर कर देती जैसे इसने फुलियम डेमन किंग के साथ किया था। अगर वो वाइड सरपिनिट पर हमला करना चाहता था तो उसे कम अज कम 1002 खिलाड़ियों की जरूरत थी। गरी असना सैफ अली की तजवीज पर कुछ देर गौर करने के बाद इन लीडिंग हार्ट और अल्यूजरी वर्ड्स दोनों ने सर हिलाया। ठीक है, मैं इन लीडिंग सिविल की जानिब से आपकी तजवीज से इत्तेफाक करूंगा, इन लीडिंग हार्ट ने कहा। अगरचे वो नहीं जानता था कि सैफ अली इतने सारे दो खिलाड़ियों के साथ क्या करना चाहता है, लेकिन एक बास पर हमला करने के लिए तलवार बाज को 200 माहिरीन उधार देकर 10,000 से ज्यादा गोल्ड बचाना एक मुनाफा बख्श सौदा था। क्या मैं जान सकती हूं कि गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम को हमारे खिलाड़ियों की कब जरूरत है? अल्यूजरी वर्ड्स ने पूछा। फितरी तौर पर जितना जल्दी हो सके इतना ही बेहतर है, सैफ अली ने कहा। मेरी तरफ जरूरी अफरादी कुव्वत इकट्ठा करने के लिए कुछ वक्त दरकार होगा। आखिरकार हमारे बहुत से ट्रेडो माहिरीन इस वक्त या तो कोर्स कर रहे हैं या डंजन्स पर छापे मार रहे हैं। मुझे 200 ट्रेडो माहिरीन को इकट्ठा करने के लिए एक दिन से कुछ ज्यादा वक्त दरकार होगा, तो क्या हम 2 दिन में इकट्ठे हो सकते हैं? अल्यूजरी वर्ड्स ने इस मामले पर कुछ सोचने के बाद एक वक्त तजवीज किया। ये कोई मसला नहीं होगा, मुझे भी कुछ तैयारियों को देखना है, सैफ अली ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। सच तो यह है कि अगर अल्यूजरी वर्ड्स ने यह तजवीज ना भी दी होती तब भी इसे तैयारी के लिए 1 या 2 दिन दरकार होते। चूंकि अब दोनों इस इंतजाम पर मुत्तफिक हो गए हैं, तो आइए एक मुआहिदा तय करते हैं। इसके बाद सैफ अली ने इन लीडिंग हार्ट और अल्यूजरी वर्ड्स के साथ एक मुआहिदे पर दस्तखत किए। दोनों गिल्ड्स को कल 1000 ट्रायल एलिफेम्बलम्स खरीदने में मदद करने के बदले में हर गिल्ड सैफ अली को एक बास का शिकार करने में मदद के लिए 202 माहिरीन भेजेगा। एक बार जब मुआहिदे पर दस्तखत हो गए तो दोनों गिल्ड्स ने सैफ अली को ट्रायल एलिफेम्बलम्स खरीदने के लिए सके दे दिए। जब इन लीडिंग हार्ट और अल्यूजरी वर्ड्स के हाथ में एलिफेम्बलम्स आ गए तो वो उन्हें अपने मुतालिका गिल्ड मेंबरान में तकसीम करने के लिए मोड़े। इन खिलाड़ियों ने फिर अपने ट्रायल एलिफेम्बलम्स को फाल किया और लीगेसी ग्राउंड्स में टेलीपोर्ट हो गए। अगरचे सैफ अली और 2 सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड्स के दरमियान यह तबादला बोझल लग रहा था, लेकिन उन्होंने ये सारा अमल 5 मिनट से भी कम वक्त में मुकम्मल कर लिया था। ये इतना वक्त नहीं था कि स्टार लिंक को कोई काबिल जिक्र फायदा मिल सके। मजीद ये कि दोनों सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड्स की हैरत के लिए उनके पास क्वेस्ट की मुश्किल का इंतखाब करने का इख्तियार था और हार्ड मोड में नशिस्तों की कोई हद नहीं थी। ताहम दोनों गिल्ड्स ने अपनी कामयाबी के इम्कानात बढ़ाने के लिए अपने ज्यादातर माहिरीन को नॉर्मल मोड में भेजा। उन्होंने हार्ड मोड क्वेस्ट को आजमाने के लिए सिर्फ थोड़ी तादाद में माहिरीन भेजे। अचानक
1000 खिलाड़ी इस जानदार हाल से गायब हो गए जिसने लो जंगुल्लू और करीबी मौजूद दीगर स्टार लिंक मेंबरान को दंग कर दिया। ये कैसे मुमकिन है? उन्होंने दरखास्त की हद को नजरअंदाज कर दिया। लो जंगुल्लू के तासुरात तारीख हो गए जब उसने उन लीडिंग सिविल और क्रिम्सन एम्परर के मेंबरान को गायब होते देखा। फिर वो सैफ अली की तरफ मुड़ा, इसकी आंखों में कत्ल करने का इरादा चमक रहा था। ब्लैक फुलियम, तुमने एक बार फिर मेरे मंसूबों को बर्बाद करने की जुर्रत की। क्या तुम वाकई सोचते हो कि मैं जीरो विंग पर सिर्फ इसलिए हमला नहीं करूंगा क्योंकि तुम उन लीडिंग सिविल के साथ शराकतदारी करने में कामयाब हो गए हो? 1000 खिलाड़ी। अगर इन खिलाड़ियों ने क्लास तब्दील करने की क्वेस्ट में हिस्सा लिया तो उससे स्टार लिंक की कारकर्दगी बुरी तरह मुतासिर होगी। ताहम सैफ अली ने लो जंगुल्लू के उसकी तरफ कत्ल करने के इरादे पर कोई तवज्जो नहीं दी। उसने मंदिर से निकलने और सिटी हॉल की तरफ जाने से पहले बस इस आदमी पर एक नजर डाली। वो सी ऑफ ट्रीज में थे। अगर लो जंगुल्लू और उसके साथी यहाँ इस पर हमला करना चाहते थे तो नताइज उन्हें भुगतने पड़ेंगे, इसे नहीं। चैप्टर 1894 गैर मुल्की नस्लों का शहर। सी ऑफ ट्रीज एक खुफिया सरजमीन में वाक़ था जिसे प्राइमवर्डेल एल्फ किंग्स ने बनाया था। एक जंगल ने शहर को घेर रखा था और डार्क नाइट सिटी के बरक्स, जो ऊंची इमारतों से आबाद था, ये शहर बुलंदो बाला दरख्तों से भरा हुआ था। हर दरख्त फलक बोस इमारत की तरह बादलों को चीरता था। इन देवहकल दरख्तों के अंदर घर बनाए गए थे और मोटी बेलें एक दरख्त को दूसरे से जोड़ती थीं। फी अलहाल सैफ अली बैलों से बनी कुशादा सड़कों पर अपनी सवारी दौड़ा रहा था। जब इसने नीचे देखा तो उसे अपने नीचे बादलों का एक समंदर नजर आया। चूंकि सी ऑफ ट्रीज अभी पूरी तरह से उनलाक नहीं हुआ था, इसलिए सड़कों पर घूमने वाले ज्यादातर लोग थे। 3 सुपर पावर्स के मेंबरान के अलावा जिन्होंने शहर को दरियाफ्त करना शुरू कर दिया था, सैफ अली को एक भी खिलाड़ी नजर नहीं आया। 6 अजीम प्राइमवर्डेल एल्फ किंग्स की पनाह में सी ऑफ ट्रीज की एक तवील तारीख थी। यहाँ रहने वाले ज्यादातर एल्फ थे, हालुंचा कुछ दूसरी नस्लों के एनपीसी ताजिर भी थे। इंसानी शहर के रिहायशियों का एक बहुत छोटा हिस्सा थे। दरी असना शहर में गश्त करने वाले सबसे कमजोर फौजी लेवल 180-1 के थे। वहां बेहतरीन आलात से लैस 2 फौजी भी मौजूद थे। हर गश्ती दस्ते की क़यादत एक लेवल 200-3 नाइट कर रहा था। ताहम इन फौजियों के लेवल्स और ट्रज उनके सबसे ज्यादा तवज्जो तलब पहलू नहीं थे। इन तमाम फौजियों ने कदीम आलात पहन रखे थे जिन पर एडवांस्ड बैटल ईरे कंधा थे। जब एडवांस्ड बैटल ईरे फाल होता तो 2 फौजी 4 के खिलाड़ियों को भी गिरा सकते थे। गश्ती कप्तानों के आलात पर मास्टर बैटल ईरे मौजूद थे। इन गश्ती कप्तानों की जानिब से शहर की हिफाजत के साथ अगर 5 के खिलाड़ी भी परेशानी पैदा करने की कोशिश करते तो वो ज्यादा देर तक टुक नहीं पाते। रवायत के मुताबिक प्राइमवर्डेल एल्फ किंग्स ने अपने सी ऑफ ट्रीज की हिफाजत के लिए अमर मुहाफिज भी पीछे छोड़े थे। अगरचे ये अमर मुहाफिज 6 की हस्तियां नहीं थे, लेकिन उनके पास देवताओं का सामना करने की जंगी ताकत थी। अगर कोई 6 खिलाड़ी शहर में दाखिल होता तो खुफिया सरजमीन जबरदस्ती उसे 5 तक दबा देती। लिहाजा गार्ड्स डोमेन के बर्रे आजम पर सी ऑफ ट्रीज की सिक्योरिटी ब्लैक विंग सिटी से भी बरतर थी। सैफ अली की पिछली जिंदगी के दौरान 5 और 6 के खिलाड़ियों ने अक्सर एनपीसी शहरों में परेशानी पैदा की थी, लेकिन किसी ने भी सी ऑफ ट्रीज में ऐसा करने की जुर्रत नहीं की थी। यही वजह थी कि सी ऑफ ट्रीज गार्ड्स डोमेन का सबसे मशहूर एनपीसी शहर बन गया था, जो बड़ी तादाद में आम और गैर जानिबदार खिलाड़ियों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता था। इन खिलाड़ियों को शहर के अंदर रहते हुए अपनी हिफाजत की फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। तकरीबन 20 मिनट के बाद सैफ अली शहर के सबसे बड़े कदीम तरीन दरख्त के सामने पहुंचा। ये कदीम दरख्त सी ऑफ ट्रीज का सिटी हॉल भी था और शहर का दिल भी। यहाँ पहले से ही इतने सारे गैर मुल्की नस्ल के ताजिर मौजूद हैं। जैसे ही सैफ अली शहर के मरकजी जिला के करीब पहुंचा, उसने सड़क के किनारे बहुत से एनपीसी ताजिरों को अपना सामान बेचते हुए देखा। ये तमाम ताजिर नायाब अशिया फरोख्त करते थे, जैसे कि मैजिक स्क्रोल्स, पोशनस, मवाद, टूम्स, इंजीनियरिंग के आलात, हथियार, साजो सामान वगैरह। ये मंजर खीरा कुन था। तीनों सुपर पावर्स के मेंबरान जो इससे पहले पहुंचे थे, चमकती आंखों से उन अशिया को देख रहे थे। वो उन अशिया, खास तौर पर मैजिक स्क्रोल्स, हथियारों, आलात और नायाब मवाद को दोबारा फरोख्त करके आसानी से दौलत कमा सकते थे।
कुछ ताजिर तो टू 2 मैजिक सक्रोल्स और लेवल 50 के डार्क गोल्ड आलात भी पेश कर रहे थे। बस इन अशिया की कीमतें मार्केट वैल्यू से कहीं ज्यादा थीं। ताहम सुपर पावर्स के मेंबरान बेवकूफ नहीं थे। इनमें से कोई भी चीज खरीदने के बजाय उन्होंने पहले हर एनपीसी ताजिर के सामान की छानबीन की। फिर उन्होंने मरकजी जिला, खाली जमीनों और इदारों का सर्वे किया और मालूमात इकट्ठी की ताकि सिटी हॉल में मौजूद उनके साथी अपने गिल्ड्स के लिए शहर की जमीनें खरीदते वक्त बेहतरीन फैसला कर सकें। जब सैफ अली ने सिटी हॉल में कदम रखा तो सुपर पावर्स की नुमाइंदगी करने वाले ताजिर खिलाड़ी पहले ही जमीनों और दुकानों की तहकीक में मसरूफ हो चुके थे और एहतियात से इंतखाब कर रहे थे कि कौन सी खरीदनी है। फितरी तौर पर तीनों सुपर पावर्स ने उन ताजिर खिलाड़ियों को भेजा था क्योंकि वो गिल्ड्स के आला उहदेदारों की निस्बत कारोबारी मुज़ाकरात में ज्यादा माहिर थे। मजीद बरा मर्चेंट सब क्लास ने उन्हें रियायत के लिए सौदेबाजी करने और से मजीद जानने की इजाजत दी थी, लेकिन अपनी महारत के बावजूद इन ताजिर खिलाड़ियों को अपने गिल्ड्स के लिए जमीनों का इंतखाब करते हुए सरदर्द हो रहा था। सी ऑफ ट्रीज की जमीनें बहुत महंगी थीं, यहाँ तक कि शहर के बैरूनी इलाके में आम जमीनों की कीमत 7,000 गोल्ड से 15,000 गोल्ड के दरमियान थी, जबकि शहर के अंदरूनी इलाके में जमीनों की कीमत 12,000 गोल्ड से 30,000 गोल्ड के दरमियान थी। मरकजी जिला में जमीन के सबसे सस्ते प्लाट की कीमत 50,000 गोल्ड थी, जबकि ज्यादा महंगे इख्तियारात की कीमत 1 लाख से ज्यादा थी। गेम के इस मरहले पर सुपर पावर्स भी सी ऑफ ट्रीज की जमीनें यूं ही खरीदने की इस्तेताअत नहीं रखती थी, लेकिन यह सबसे अहम मसला नहीं था। मरकजी जिला की जमीनें खरीदने के लिए किसी को काफी रुतबे और साख की जरूरत थी। फी अलहाल वो सिर्फ शहर के बैरूनी और अंदरूनी इलाकों में जमीनें खरीद सकते थे, लेकिन चूंकि इंतखाब करने के लिए बहुत सी जगहें थीं, इसलिए वो शहर की तरतीब को मजीद समझे बगैर कोई मुनासिब फैसला नहीं कर सकते थे। लॉर्ड डेमन हंटर, आज मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सूट और टाई पहने एक मर्द एल्फ ने सैफ अली के करीब आते हुए शाइस्तगी से पूछा। मैं किराए के लिए शहर के कुछ होटल और रिसतूरा देखना चाहता हूँ, सैफ अली ने कहा। ठीक है, बरा करम मेरे पीछे आए। मर्द एल्फ ने सैफ अली को वीआईपी इस्तकबालिया कमरे की तरफ ले जाने से पहले झुककर तज़ीम की। जैसे ही एल्फ सैफ अली को इस्तकबालिया कमरे की तरफ ले गया, तीनों सुपर पावर्स के नुमाइंदों ने इसे हैरत ज़दा तासुरात के साथ मरकजी लाबी से निकलते हुए देखा। ये क्या हो रहा है? इसे वीआईपी कमरे में दावत कैसे मिली? हमने पहले ही जमीन के 2 प्लाट खरीद लिए हैं और काफी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमा लिए हैं, फिर भी हमें ऐसा सलूक नहीं मिला। वाज़े तौर पर वो एक बेवकूफ है। वो दरअसल जमीनें खरीदने के बजाय होटल और रिसतूरा किराए पर लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसा करके वो क्या फायदा कमा सकता है? वो जरा भी मुनाफा बख्श नहीं होंगे। बहुत से ताजिर खिलाड़ियों ने हसद से देखा जब सैफ अली को वीआईपी इस्तकबालिया कमरे में ले जाया गया, लेकिन इस आदमी के बयान ने उन्हें भी उलझा दिया था। जब खिलाड़ियों को वीआईपी इस्तकबालिया कमरे तक रसाई हासिल होती तो उन्हें बेहतर फवाइद तक भी रसाई मिल जाती। रिफ्रेशमेंट्स और प्राइवेसी के अलावा खिलाड़ियों को खरीदने के लिए ऐसी जमीनें भी पेश की जाती जो आमतौर पर आवाम के लिए दस्तयाब नहीं होती थी। मजीद ये कि इनमें से हर जमीन अपनी कीमत इससे ज्यादा की मालियत की होती। इसके बरक्स लाबी में पेश की जाने वाली जमीनें मुख्तलिफ होती थीं। हर प्लाट अपनी फरोख्त की कीमत के काबिल नहीं होता था और खिलाड़ी मुनाफा कमाते हैं या नहीं, इसका इन्हिसार उन पर होता था। दरीं असना वीआईपी इस्तकबालिया कमरे में एल्फ एडमिनिस्ट्रेटर ने जल्दी से सैफ अली के लिए एक फहरिस्त तैयार की। लॉर्ड डेमन हंटर, ये वो होटल और रिसतूरा हैं जो किराए के लिए दस्तयाब हैं। ताहम ये होटल और रिसतूरा शहर के बैरूनी और अंदरूनी इलाकों में वाक़े हैं। आपको मरकजी जिला में मौजूद होटलों को किराए पर लेने के लिए 10,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की जरूरत होगी, एल्फ एडमिनिस्ट्रेटर ने वजाहत की। मैं समझ गया, सैफ अली ने सर हिलाया। फिर इसने मुआयना करने के लिए कागजात का पुलंदा उठाया। फितरी तौर पर सी ऑफ ट्रीज जैसे तिजारती शहर में तिजारती फर्म कायम करने से बहुत ज्यादा मुनाफा हासिल होगा। मसनूआत फरोख्त करने के अलावा दुकानें शहर में आने वाले हर किस्म के कीमती मवाद और अशिया के लिए गोदाम के तौर पर भी काम कर सकती थी। ताहम आम एनपीसी शहरों के बरक्स सी ऑफ ट्रीज कदरे मुनफरिद था क्योंकि ये एक खुफिया सरजमीन पर वाक़े था। सी ऑफ ट्रीज होली सिटी ऑफ टाइटन से इस लिहाज से मिलता जुलता था कि खिलाड़ी शहर में तवील अरसे तक नहीं रह सकते थे। एक बार सूरज गुरूब होने के बाद वो खिलाड़ी जिन्होंने होटल का कमरा किराए पर नहीं लिया था
निजी घर नहीं खरीदा था, खुद ब खुद सी ऑफ क्रीज से बाहर टेलीपोर्ट हो जाते। मजीद बड़ा शहर में दाखिल होना कोई आसान काम नहीं था। यहाँ तक कि जब सी ऑफ क्रीज पूरी तरह से अनलॉक हो जाए तब भी खिलाड़ियों को शहर का दौरा करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, खास तौर पर आम और इलियट खिलाड़ियों को। बदकिस्मती से शहर में निजी घर खरीदना ज्यादातर खिलाड़ियों के लिए नामुमकिन था। यहाँ तक के बड़े गिल्ड्स के आला ओहदेदार भी जरूरी नहीं कि यहाँ निजी घर खरीदने की इस्तेताअत रखते हों। इस शहर में निजी घर खरीदना दुकान कायम करने से भी ज्यादा महंगा था। सबसे अहम बात यह है कि खिलाड़ियों को उसे खरीदने के लिए बहुत आला रुतबे और ढेरों रिपोर्टेशन पॉइंट्स की जरूरत थी। यहाँ तक कि माहिर खिलाड़ियों को भी उन तकाजों को पूरा करने के लिए सी ऑफ क्रीज में बहुत तवील अरसे तक कोर्स करनी पड़ेंगी। निजी घरों के अलावा खिलाड़ी होटलों और एडवांस्ड रेस्तोरानों में रह सकते थे। यकीनन चूंकि दुकानों में खिलाड़ियों के लिए रहने की जगहें होती थी, इसलिए वो दुकान के मालिक भी बन सकते थे। बस दुकानों में निजी घरों की निस्बत बहुत कम खिलाड़ी समा सकते थे, लेकिन कितने खिलाड़ी सिर्फ रहने की जगह के लिए दुकानें खरीदने की इस्तेताअत रख सकते थे। नतीजे के तौर पर बाकी बचने वाले वाहिद ऑप्शंस होटल और एडवांस्ड रिसर्च टूर थे। ये कहने की जरूरत नहीं कि इन जगहों पर रहना भी काफी महंगा था। माहौल पर मुनहसर है, रहाइश की फीस 50 सिल्वर से 5 गोल्ड यौमिया तक हो सकती थी। यहाँ तक कि एलियट खिलाड़ियों को भी उन कीमतों से तकलीफ महसूस होगी। दरीं असना अगर खिलाड़ी पूरा होटल या एडवांस्ड रिसर्च टूर किराए पर लेते तो वो मुनाफा का 20% कमाते। चूंकि सी ऑफ क्रीज अपने इब्तिदाई मराहिल में था, इसलिए पैसे कमाने का यह बेहतरीन तरीका था। मजीद ये कि इन इदारों को किराए पर लेने की कीमत उन्हें बराह रास्त खरीदने से कहीं कम थी। फहरिस्त पढ़ने के बाद सैफ अली ने जल्दी से अपनी नजरें चंद होटलों और रेस्तोरानों पर जमाई जो उसकी पिछली जिंदगी के दौरान खास तौर पर मशहूर रहे थे। ताहम जब सैफ अली आखिरी सफ़े पर पहुंचा और फहरिस्त में शामिल छोटे से रिसर्च टूर को देखा तो वो दंग रह गया। क्या यहाँ तक कि ये रिसर्च टूर भी किराए के लिए दस्तयाब है। चैप्टर 1895 एपिक शॉप। सैफ अली की आंखें फैल गईं जब उसने फॉरेस्ट ट्रेवलर का नाम देखा। हैरत और खुशी ने इसे अपने घेरे में ले लिया। मौजूदा सी ऑफ क्रीज में फॉरेस्ट ट्रेवलर शहर के बैरूनी इलाके में वाक़े एक गैर मामूली सा रिसर्च टूर था। रिसर्च टूर की सिर्फ 2 मंजिलें थीं, पहली डाइनिंग हॉल थी और दूसरी रहाइश के लिए इस्तेमाल होती थी। रिसर्च टूर आम सा था और उसमें कोई खास बात नहीं थी। ताहम जब माजी में सी ऑफ क्रीज की तीसरी महर हटाई गई थी तो खिलाड़ियों ने रिसर्च टूर की मुनफरिद खूबी दरियाफ्त की थी। चूंकि इस वक्त सी ऑफ क्रीज में बहुत से खिलाड़ियों का हुजूम था, इसलिए होटलों और रेस्तोरानों दोनों के गेस्ट रूम्स भरे हुए थे। फितरी तौर पर बहुत से खिलाड़ियों ने फौरी तौर पर उन सस्ती रहाइश गाहों को निशाना बनाया जो फॉरेस्ट ट्रेवलर जैसे छोटे रिसर्च टूर पेश करते थे। एक बार जब तीसरी महर हिट गई तो फॉरेस्ट ट्रेवलर ने एक पैकेज जाहिर किया जिसमें कमरा और खाना दोनों शामिल थे, जो खास तौर पर रिसर्च टूर के चंद आला दर्जे के गेस्ट रूम्स के लिए दस्तयाब था। चूंकि आला दर्जे के गेस्ट रूम्स सिर्फ इस कम्बो पैक को खरीद कर ही किराए पर लिए जा सकते थे, इसलिए खिलाड़ियों के पास वहां खाना खाने के सिवा कोई चारा नहीं था। फॉरेस्ट ट्रेवलर इस वक्त फौरन मशहूर हो गया जब खिलाड़ियों ने फराहम करदा खाना आजमाया, जिसने फॉरेस्ट ब्लेसिंग नामी एक खास बफ अता किया। फॉरेस्ट ब्लेसिंग बफ ने खिलाड़ियों को 18 घंटे के लिए किस्मत में 5 से 20 पॉइंट्स अता किए। ये बफ हर 2 दिन में सिर्फ एक बार हासिल किया जा सकता था। अगरचे गार्ड्स डोमेन में किस्मत किसी हद तक वहमी चीज थी, लेकिन इसका खिलाड़ियों पर एक लतीफ असर होता था। मिसाल के तौर पर किस्मत खजाने के संदूक खोलने और मॉन्स्टर्स को मारने से मिलने वाली लूट को मुतासिर करती थी। ये किसी की पैदावार की कामयाबी की शरह को भी मुतासिर करती थी। लिहाजा मार्केट में ऐसे जेवरात जिनमें किस्मत के 3 से 5 पॉइंट्स का भी इजाफा होता, उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती थी। ऐसे जेवरात कभी पुराने नहीं होते थे। माजी में मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स ने शिद्दत से ऐसी अशिया का जखीरा किया था जो किस्मत में इजाफा करती थी। किस्मत में एक इजाफी पॉइंट भी टॉप टू आइटम हासिल करने के लिए काफी हो सकता था। चूंकि किस्मत वाली अशिया आजाद खिलाड़ियों और गिल्ड्स दोनों के लिए बहुत कीमती थी, इसलिए ऐसी अशिया शाज़ और नादिर ही मार्केट में नजर आती थी। कोई भी आसानी से तसव्वुर कर सकता था कि किस्मत बढ़ाने वाला खाना आजाद और गिल्ड के खिलाड़ियों के लिए कितना पुरकशिश होगा। यहाँ तक कि सैफ अली ने भी माजी में अक्सर फॉरेस्ट ट्रेवलर का दौरा किया था, खास तौर पर किसी बड़े पैमाने के टीम डंजन पर छापा मारने से पहले।
वाहिद खामी बफ का तवील कूल डाउन था। फॉरेस्ट ट्रेवलर के अपने शार्प फ्रंट को वसत देने के बाद भी खिलाड़ियों को सीट हासिल करने के लिए 7 से 8 घंटे की कतार का सामना करना पड़ता था। फॉरेस्ट ट्रेवलर अपने उरूज के दौर में गॉड्स डोमेन की टॉप 100 एपिक शॉप्स में से एक के तौर पर दर्जाबंदी कर चुका था। सीक्रेट पवेलियन रैंकिंग सिस्टम का इंतजाम करता था और किसी दुकान का रैंक उसकी खिदमात की मांग और नायाब होने पर मुनहसिर था। चूंकि फॉरेस्ट ट्रेवलर ने खुद को उसके सामने जाहिर कर दिया था, तो सैफ अली हैरान और पुरजोश क्यों ना होता। ताहम जब सैफ अली ने रिसत्तूरा की किराए की कीमत देखी तो उसकी भनवें तन गई। क्या ये कोई डकैती है? सैफ अली ये सोचे बगैर न रह सका। आमतौर पर सी ऑफ ट्रीज के होटल और रिसत्तूरा फी हफ्ता या फी महीना किराया मांगते थे, लेकिन फॉरेस्ट ट्रेवलर को साल के हिसाब से अदायगी करनी पड़ती थी। मजीद ये कि एक साल के लिए रिसत्तूरा किराए पर लेने की कीमत 60,000 गोल्ड थी। यहाँ तक के बड़े एडवांस्ड रेस्तोरानों की कीमत भी सिर्फ 4,000 गोल्ड फी महीना थी। फिर भी फॉरेस्ट ट्रेवलर के किराए की कीमत 5,000 गोल्ड फी महीना थी। मजीद ये कि सिस्टम ने पूरे साल की पेशगी अदायगी का मुतालबा किया। ये इन फंड्स का निस्फ था जो इस वक्त सैफ अली के पास मौजूद थे। 60,000 गोल्ड के साथ वो 1 दर्जन से ज्यादा होटल और रिसत्तूरा किराए पर ले सकता था। क्या मुझे इसे अभी के लिए एक तरफ रख देना चाहिए और अपने अगले दौरे के दौरान उसे किराए पर लेना चाहिए? सैफ अली फॉरेस्ट ट्रेवलर की मालूमात को देखते हुए गहरी सोच में पड़ गया। सी ऑफ ट्रीज के फाल होने के बाद पहले महीने के दौरान मुकाबला अपने उरूज पर होगा। ये फायदा हासिल करने का बेहतरीन वक्त भी था। जब तक खिलाड़ी सी ऑफ ट्रीज के इदारों में से किसी एक को किराए पर लेते, वो अपनी लीज की तजदीद जारी रख सकते थे। जब तक खिलाड़ी लीज की तजदीद का अपना हक तर्क न कर दें, दूसरे खिलाड़ियों को इस इदारे पर दावा करने का मौका नहीं मिलेगा। ताहम अगर वो अभी फॉरेस्ट ट्रेवलर को किराए पर लेता, तो उसके पास दूसरे रिसत्तूरा और होटल किराए पर लेने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचता। लेकिन इस बात की कोई जमानत नहीं थी कि तीनों सुपर पावर्स इसके अगले दौरे से पहले इन होटलों और रेस्तोरानों की अहमियत दरियाफ्त नहीं कर लेंगी। अगर सुपर पावर्स को पहले ही उन इदारों की कदर का एहसास हो गया, तो उसे बाद में उनकी एक बड़ी तादाद को किराए पर लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आएगी। खुशकिस्मती से इसे फॉरेस्ट ट्रेवलर को खोने की फिक्र करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस वक्त सिर्फ वही रिसत्तूरा का राज जानता था। मजीद बरा 60,000 गोल्ड एक सुपर पावर के लिए भी एक बहुत बड़ी रकम थी। इनमें से कोई भी फॉरेस्ट ट्रेवलर जैसे मामूली रिसत्तूरा के लिए इतना गोल्ड खर्च करने को तैयार नहीं होगा। लॉर्ड डेमन हंटर, मैं आखिरी सफ़े पर मौजूद होटलों और रेस्तोरानों की सिफारिश करता हूँ। बहुत से ग्राहक खास तौर पर उन इदारों को पसंद करते हैं। मैं इस बात की जमानत नहीं दे सकता कि ये इदारे अब के अगले दौरे के दौरान दस्तयाब होंगे। एल्फ एडमिनिस्ट्रेटर ने सैफ अली को एक चालाक मुस्कुराहट देते हुए कहा, जब इसने तलवारबाज को हिचकिचाहट के साथ फहरिस्त के आखिरी सफ़े को घूरते हुए देखा। सैफ अली ने एल्फ एडमिनिस्ट्रेटर को आंखें घुमाकर देखा। एडमिनिस्ट्रेटर के तबसरे ने एक बात वाजे कर दी, इसे या तो फॉरेस्ट ट्रेवलर को छोड़ना पड़ेगा या मजीद 1 दर्जन के करीब होटल और रिसत्तूरा किराए पर लेने का इरादा तर्क करना पड़ेगा। दोनों ऑप्शन सैफ अली को मुनाफा से महरूम कर देंगे। मैं इस फॉरेस्ट ट्रेवलर को किराए पर लेने में दिलचस्पी रखता हूं, लेकिन इसे सिर्फ साल के हिसाब से ही क्यों किराए पर लिया जाना चाहिए? क्या इसे माहाना बुनियादों पर किराए पर नहीं लिया जा सकता? सैफ अली ने फहरिस्त में फॉरेस्ट ट्रेवलर की मालूमात की तरफ इशारा करते हुए पूछा। वो देखना चाहता था कि क्या सिस्टम उसे कोई और ऑप्शन देगा। फॉरेस्ट ट्रेवलर, एल्फ एडमिनिस्ट्रेटर ने फहरिस्त पर नजर डालते हुए अपनी ऐनक दुरुस्त की। मुस्कुराते हुए उसने वजाहत की, इस रिसत्तूरा को कुछ ऑपरेशनल मसाइल का सामना है और उसे फौरी तौर पर फंडिंग की जरूरत है। इसीलिए मालिक ने रिसत्तूरा किराए पर देने का फैसला किया है। हमने तजवीज दी है कि मालिक माहाना किराया कबूल करे, लेकिन मालिक अपने फैसले पर अटल है। आपके रुतबे की वजह से लॉर्ड डेमन हंटर शहर मालिक के साथ बदली हुई शराइत पर बातचीत करने में आपकी मदद करने को तैयार है। ताहम हर गुफ्तो शनीद पर 1000 गोल्ड की फीस लगेगी। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आप मुज़ाकरात शुरू करना चाहते हैं? 1000 गोल्ड फी मुज़ाकरात? सैफ अली के मुंह के कोने फड़क उठे। सैफ अली मुज़ाकरात से नावाकिफ नहीं था। यही वो खास वजह थी कि तीनों सुपर पावर्स ने शहर की जमीनें खरीदने के लिए अपने ताजिर खिलाड़ियों को भेजा था, न कि अपने आला ओहदेदारों को। एक ताजिर खिलाड़ी का रैंक जितना ऊंचा होता, इसमें किसी शय की कीमत कम करने की इतनी ही ज्यादा सलाहियत होती।
कुछ ताजिर खिलाड़ी को साजगार शराइत पेश करके कीमतों में कटौती के लिए बातचीत भी कर सकते थे। ताहम ये पहली बार था जब सैफ अली का सामना 1000 गोल्ड की मुज़ाकराती फीस से हुआ था। बिल्कुल दुरुस्त। हमारे शहर में एक नोबल के तौर पर आपको मुज़ाकरात की 3 कोशिशों का हक हासिल है। यकीनन शहर मुज़ाकरात के नताइज की जमानत नहीं दे सकता, एल्फ एडमिनिस्ट्रेटर ने वजाहत की। ठीक है, तो फिर मुज़ाकरात शुरू करते हैं। सैफ अली ने अपने बैग से 1000 गोल्ड निकालते हुए आह भरी। रकम वसूल करने के बाद एल्फ एडमिनिस्ट्रेटर कमरे से निकल गया। सीधे अल्फाज में कहीं तो इन मुज़ाकरात का मकसद मालिक को किराए की शराइत को एडजस्ट करने पर राजी करना था। खिलाड़ी का पल्ला भारी होता है या नहीं, इसका इन्हिसार उनकी किस्मत पर होगा। 5 मिनट के बाद एल्फ एडमिनिस्ट्रेटर फॉरेस्ट ट्रेवलर के लिए किराए की नई शराइत के साथ वापस आया। अब फॉरेस्ट ट्रेवलर के लिए पूरे साल का किराया अदा करने के बजाय सैफ अली 4000 गोल्ड में 10 माह के किराए पर इस इदारे को हासिल कर सकता था। अगरचे इस नई शर्त ने कल अदायगी को कम कर दिया था और लीज की मतलूबा मुद्दत को मुख्तसर कर दिया था, लेकिन औसत माहाना किराया में नुमाया इजाफा हो गया था। ये कोई साजगार ऑप्शन नहीं था। इस ऑप्शन को मुस्तरद करते हुए सैफ अली ने एक और मुज़ाकराती कोशिश के लिए 1000 गोल्ड अदा किए। दूसरे मुज़ाकरात के नतीजे में अब भी सालाना किराया दरकार था, लेकिन इसे एक साथ में अदा किया जा सकता था। सैफ अली को 50,000 गोल्ड की डाउन पेमेंट करनी होगी, ताहम फिर उसे 1 माह के अंदर 15,000 अदा करने होंगे। ये नतीजा देखकर सैफ अली को आबदा गाल के पास इकारसिस हाट छोड़ने पर पछतावा हुआ। अगर इस वक्त इसके पास वो खुदाई हार होता तो शायद इसे बेहतर नतीजा मिलता। कोई और चारा न होने पर सैफ अली ने दांत पैसे और तीसरी मुज़ाकराती कोशिश के लिए अदायगी की। अगर शराइत अब भी बहुत सख्त हुई तो उसे फी अलहाल फॉरेस्ट ट्रेवलर को छोड़ना पड़ेगा। आखिरकार फॉरेस्ट ट्रेवलर मुख्तसर मुद्दत में ज्यादा आमदनी पैदा नहीं करेगा। दरी असना उस वक्त उसके पास पैसों की शदीद किल्लत थी। अगरचे फॉरेस्ट ट्रेवलर पुरकशिश था, लेकिन इसे तेजी से सिक्कों की एक बड़ी रकम कमाने की जरूरत थी। जब एल्फ एडमिनिस्ट्रेटर तीसरी बार वापस आया तो सैफ अली ने खामोशी से दुआ की कि किराए की नई शराइत इसके हक में हो। मुबारक हो लॉर्ड डेमन हंटर। हमारे मुज़ाकरात के तीसरे दौर के बाद फॉरेस्ट ट्रेवलर का मालिक लीज की मुद्दत को 6 माह तक एडजस्ट करने पर राजी हो गया है। ताहम आपको 45,000 गोल्ड अदा करने होंगे। इसके बदले में आपको उन 6 महीनों के दौरान 20% के बजाय फॉरेस्ट ट्रेवलर के मुनाफा का 40% मिलेगा। चैप्टर 1896 2 स्टार रेस्टोरेंट। 45,000 गोल्ड के एवज निस्फ साल और मुनाफा का 40%। एल्फ एडमिनिस्ट्रेटर की हतमी शराइत सुनने के बाद सैफ अली गहरी सोच में पड़ गया। एक बार जब फॉरेस्ट ट्रेवलर ने वो खाना मुतारफ करवा दिया जिससे फॉरेस्ट ब्लेसिंग का बैफ मिलता था, तो मुख्तलिफ बड़ी ताकतें किसी भी बड़े ऑपरेशन से पहले यहाँ का रुख करती। ताहम चूंकि रेस्टोरेंट का कारोबार उसके हजम की वजह से महदूद था, इसलिए इसकी मजमूई आमदनी किसी बड़े होटल से ज्यादा नहीं थी। खिलाड़ियों को फॉरेस्ट ब्लेसिंग का बैफ तभी मिलता था जब वो रेस्टोरेंट के अंदर वो मखसूस खाना खाते। अगर वो खाना किसी और जगह खाया जाता तो ये बैफ हासिल नहीं होता था। लिहाजा सैफ अली ने फॉरेस्ट ट्रेवलर को छोड़ने और उसकी बजाय दर्जन भर आम रेस्टोरेंट्स और होटलों का इंतखाब करने पर गौर किया था। ताहम फॉरेस्ट ट्रेवलर की ताज़ा तरीन शराइत पहले की निस्बत कहीं बेहतर थी, खास तौर पर 40% मुनाफा की शिराकत। इससे इसे रेस्टोरेंट से मामूल से दुगनी आमदनी हासिल होती। फॉरेस्ट ट्रेवलर के इस फायदे के साथ ये इतनी आमदनी पैदा कर सकता था जो दर्जन भर दीगर इदारों के बराबर हो। ठीक है, मैं मालिक की शराइत से मुत्तफिक हूँ, सैफ अली ने इस मामले पर कुछ सोच विचार के बाद कहा। अगरचे 45,000 गोल्ड में एक ही रेस्टोरेंट किराए पर लेना कदरे फजूल खर्ची थी, लेकिन इसके बदले में इसे न सिर्फ दुगना मुनाफा मिलता बल्कि फॉरेस्ट ब्लेसिंग बैफ हासिल करने में भी इसे बरतरी हासिल होती। इससे ये बात यकीनी हो जाती कि जीरो विंग के मेंबरान को किसी अहम टीम डंजन पर छापा मारने से पहले नशिस्त हासिल करने के लिए घंटों कतार में इंतजार नहीं करना पड़ता। वो बआसानी जीरो विंग के खुसूसी इस्तेमाल के लिए एक मेज मखसूस करवा सकता था। इसकी पिछली जिंदगी में किसी भी ताकत ने फॉरेस्ट ट्रेवलर का कंट्रोल हासिल नहीं किया था। ये मुकम्मल तौर पर के कंट्रोल में था, जिसके नतीजे में रेस्टोरेंट की तरक्की का इन्हिसार सिस्टम की सवाबदीद पर छोड़ दिया गया था। इस वक्त खिलाड़ियों के जेरे इंतजाम होटलों और रेस्टोरेंट्स के मुकाबले में
फॉरेस्ट ट्रैवलर की तरक्की की रफ्तार इंतहाई काबिले रहम थी। अगर वो फॉरेस्ट ट्रैवलर का इंतजाम संभालता तो रेस्टोरेंट की तरक्की की रफ्तार में नुमाया इजाफा हो जाता। आखिरकार फॉरेस्ट ब्लेसिंग बेफ के साथ रेस्टोरेंट में मकबूलियत आमदनी की कोई कमी नहीं होती। अगर वो दानिशमंदी से काम लेता तो वो इस रेस्टोरेंट के जरिए बेपनाह दौलत कमा सकता था। फौरन ही सैफ अली ने एल्फ एडमिनिस्ट्रेटर के साथ लीज के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। फॉरेस्ट ट्रैवलर के लिए 45,000 गोल्ड के अलावा उसने 23 होटल और रेस्टोरेंट्स किराए पर लेने के लिए मजीद 70,000 गोल्ड खर्च किए। अगरचे इसके किराए पर लिए गए होटल और रेस्टोरेंट्स मुख्तलिफ हजम के थे, लेकिन वो सब शहर भर में अहम और स्ट्रेटेजिक मकामात पर वाक़े थे। वो सब अहम इमारतों और खुसूसी इदारों के करीब थे। एक बार जब शहर की दूसरी महर हटा दी जाती, जो कि अगले चंद दिनों में मुतवक्के था, तो खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद सी आफ्टरीज में अलिफामिड आती। उस वक्त इसके होटल और रेस्टोरेंट्स बाकायदा तौर पर पैसा कमाना शुरू कर देते। इसके किराए पर लिए गए 24 होटल और रेस्टोरेंट्स को सिल्वर विंग टाउन की टेलीपोर्टेशन सर्विस से भी ज्यादा मुनाफा बख्श साबित होना था। सिल्वर विंग टाउन की टेलीपोर्टेशन सर्विस खिलाड़ियों को कस्बे की तरफ रागिब करती और उसकी मुसाबकती बर्तरी में इजाफा करती, जिसके नतीजे में कस्बा टेलीपोर्टेशन सर्विस के जरिए हर खिलाड़ी से सिर्फ थोड़ी सी रकम ही कमा सकता था। ताहम सी ऑफ ट्रीज के होटलों और रेस्टोरेंट्स को चिल्लाते वक्त ऐसी बातों पर गौर करना जरूरी नहीं था। यहां तक कि अगर उसे हर गाहक से सिर्फ 20% मुनाफा भी मिलता, तब भी इसे हर गाहक से सिल्वर विंग टाउन की टेलीपोर्टेशन सर्विस के मुकाबले में कम अज कम 10 गुना ज्यादा कमाई होनी थी। एक बार जब सैफ अली ने अपनी इमारतें किराए पर ले ली, तो वो VIP इस्तकबालिया कमरे से बाहर निकल आया। तीनों सुपर पावर्स के ताजिर खिलाड़ी अब भी खरीदारी के लिए एहतियात से जमीनों का इंतखाब कर रहे थे। दस्तयाब जमीनों में से 20 से जायद पहले ही खरीदी जा चुकी थी, जिनमें से ज्यादातर शहर के अंदरूनी हिस्से में वाक़ थी। सैफ अली को यह तस्लीम करना पड़ा कि इन सुपर पावर्स की खुद खरीद हैरान कुन थी। जीरो विंग उनका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता था। अगर इन सुपर पावर्स को शहर के होटलों और रेस्टोरेंट्स को लीज पर लेने की अहमियत का इल्म होता, तो वो अब तक शहर की आधी इमारतों पर कब्जा कर चुकी होती। दूसरी महर हटने तक वो मरकजी जिला के अलावा हर होटल और रेस्टोरेंट पर अपनी इजारादारी कायम कर लेती। वो दूसरी ताकतों को मुनाफा में हिस्सादार बनने का कोई मौका न देती। ताहम माजी में इन इदारों की अहमियत काफी देर से दरियाफ्त हुई थी, और फिर भी मुख्तलिफ बड़ी ताकतों ने अपने लिए काफी इमारतें किराए पर ले ली थी। जैसे ही सैफ अली लाबी में वापस आया, सुपर पावर्स के नुमाइंदों ने इस पर एक सरसरी सी नजर डाली और फिर अपनी फहरिस्तों की तरफ मुतवज्जे हो गए। अब चूंकि मेरा यहाँ का काम मुकम्मल हो गया है, मुझे फॉरेस्ट ट्रैवलर का मुनासिब जायजा लेना चाहिए। दूसरे खिलाड़ियों पर नजर डालने के बाद सैफ अली सिटी हॉल से निकला और फॉरेस्ट ट्रैवलर की तरफ चल पड़ा। इसे शहर की जमीनों पर तीनों सुपर पावर्स के साथ मुकाबला करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। इसके रद्दे अमल की कमी शहर की जमीनें खरीदने में अदम दिलचस्पी की वजह से नहीं थी, बल्कि इसलिए थी कि वो ऐसा करने का अहल नहीं था। यहाँ जमीन का एक प्लाट खरीदने और दुकान कायम करने पर बाआसानी 10,000 गोल्ड से ज्यादा लागत आती। अगरचे ये दुकानें तवील मुद्दत में अपनी कीमत खुद पूरी कर लेती, लेकिन फी अलहाल उसे अपने पैसों की जरूरत थी। वो इस वक्त ऐसी तवील मुद्दती सरमायाकारी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। अपने डिमोंट फुलियम टाइगर पर आधे घंटे की सवारी के बाद सैफ अली शहर के किनारे वाक़े एक 2 मंजिला रेस्टोरेंट के सामने पहुंचा। ये इलाका मरकजी जिला की तरह गहमा गहमी वाला नहीं था, क्योंकि सड़क पर सिर्फ दर्जन भर ही घूम रहे थे। दरी असना सड़क की चंद दुकानों पर सिर्फ अशियाए खुर्दोनोश फरोख्त होती थीं, और सबसे आला दर्जे की इमारत एक 3 मंजिला लोहार खाना थी। लोहार खाने से धुआं अलिफाटे रहा था और धात के धात से टकराने की आवाजें सड़क पर गूंज रही थीं। यहाँ का नजारा अपनी नौयत का वाहिद था। बादलों के एक समंदर ने जिला को घेर रखा था, और उड़ने वाले दरिंदे कभी कभार वहां से गुजरते थे। इस दिलफरेब मनाजिर की वजह से तफरी पसंद करने वाले बहुत से खिलाड़ी तवील अरसे तक यहाँ कयाम करते थे। यकीनन यहाँ का कारोबार मंदा है। जब सैफ अली फॉरेस्ट ट्रैवलर में दाखिल हुआ, तो उसने देखा कि रेस्टोरेंट के मालिक और अमले के 2 अरकान के अलावा रेस्टोरेंट के अंदर कोई नहीं था। दोनों विट्रेस गैर मुल्की नस्लों से ताल्लुक रखती थीं। एक की टिकन मादा थी जिसके कान और दम बली जैसी थी, जबकि दूसरी फॉक्सिकन मादा थी जिसके सर पर नोकीले कान और एक घनी दम थी। रेस्टोरेंट का मालिक लंबे बालों वाला एक एल्फ था, लेकिन ज्यादातर एल्फिस के बरक्स वो आदमी हटाकटा था।
वो पैदाइशी तौर पर एक शील्ड वॉरियर बरसकर लगता था। एल्फ के बाजुओं और गर्दन पर मौजूद जख्मों के निशानात से ये वाज़ेह था कि वो कभी एक मुहिम जो रह चुका था। खुश आमदीद लॉर्ड डेमन हंटर, हमारा रेस्टोरेंट किराए पर लेने का शुक्रिया। मैं जोसेफ हूं, इस इमारत का मालिक। एल्फ जोसेफ ने सैफ अली को रेस्टोरेंट में दाखिल होते देखकर एहतराम से कहा, क्या मैं जान सकता हूं कि आप यहां किस सिलसिले में आए हैं? जब दोनों हाफ्स्ट वीमेन ने सैफ अली को देखा तो उन्होंने घबराहट में अपने सर झुका लिए। इनमें सैफ अली की आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत भी नहीं थी। यकीनन सैफ अली को यह अजीब नहीं लगा। अगरचे सी ऑफ ट्रीज एक तिजारती शहर था जो इंसानों और गैर जानिबदार नस्लों के अरकान दोनों को खुश आमदीद कहता था, लेकिन वो खुफिया सरजमीन जिसमें सी ऑफ ट्रीज वाक़ था अब भी डार्क नाइट एम्पायर की सरहदों के अंदर थी। दरी असना, इंसान आमतौर पर दूसरी नस्लों के साथ दोस्ताना रवैया नहीं रखते थे, लिहाजा सी ऑफ ट्रीज में उनका जिंदा रहना आसान नहीं था। खास तौर पर हाफ्स्ट वीमेन उमरा को नाराज करने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। एक छोटी सी गलती भी उनकी गुलामी का सबब बन सकती थी। मैं इस रेस्टोरेंट के बारे में दस्तयाब तमाम मालूमात देखना चाहता हूं। क्या आप उसे मेरे लिए तैयार करने की जहमत कर सकते हैं? सैफ अली ने पूछा। अगरचे इसने रेस्टोरेंट किराए पर लिया था, लेकिन इसके पास सिर्फ जुज़वी इंतजामी हुकूक थे। दीगर एनपीसी के ज़ेरे इंतजाम चलने वाले इदारों का भी यही हाल था। खिलाड़ियों के लिए किसी एनपीसी इदारे पर मुकम्मल इंतजामी हुकूक हासिल करना नामुमकिन था। खिलाड़ी सिर्फ सिटी हॉल में फरोख्त होने वाली इमारतों और जमीनों पर ही मुकम्मल हुकूक हासिल कर सकते थे। ठीक है, बरा करम एक लम्हा इंतजार करें, जोसेफ ने कहा। कुछ ही देर बाद जोसेफ एक मोटी किताब के साथ वापस आया। फिर इसने वो किताब सैफ अली के सामने रख दी। जबरदस्त, इस रेस्टोरेंट के पास 2 मास्टर कुकिंग रेसिपीज हैं। अफसोस की बात है कि मतलूबा मवाद बहुत नायाब है। दुकान का बैरूनी हिस्सा भी सबसे सस्ती किस्म का है। इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि कारोबार इतना खराब क्यों है। रेस्टोरेंट की मालूमात पढ़कर सैफ अली हैरान रह गया। गार्ड्स डोमेन में बहुत से खिलाड़ियों ने शेफ की ज़ैली क्लास का इंतखाब किया था। शेफ न सिर्फ लजीज पकवान बनाने की सलाहियत रखते थे, बल्कि उनमें से कुछ पकवान इजाफी असरात भी फराहम करते थे, जैसे कि आर्जी तौर पर ईट्रीबिविट्स में इजाफा। खास तौर पर मास्टर डिशेस ईट्रीबिविट्स में नुमाया इजाफा फराहम करती थी, जो मास्टर पोशनस के असरात का मुकाबला करने के लिए काफी था। अगरचे खिलाड़ी मास्टर शेफ बनने के बाद मास्टर डिशेस पका सकते थे, लेकिन उनमें से किसी एक डिश को तैयार करना दरअसल काफी मुश्किल था। पहला मसला रेसिपीज की कमी थी। यहां तक कि एक मास्टर शेफ को भी मास्टर कुकिंग रेसिपी तैयार करते वक्त जिदोजहद करनी पड़ती थी। माजी में 10 में से 8 बेसिक मास्टर्स के पास मास्टर कुकिंग रेसिपी नहीं होती थी। दूसरा मसला मवाद की कमी थी। इसके बावजूद फॉरेस्ट ट्रेवलर के पास दरअसल 2 मास्टर कुकिंग रेसिपीज मौजूद थी, जिसने इसे बड़े रेस्टोरेंट्स पर बरतरी दिला दी थी। फॉरेस्ट ब्लेसिंग खाने के बरक्स ये मास्टर डिशेस रेस्टोरेंट के बाहर खाए जाने पर भी मुअस्सर रहती थीं। दरी असना, उनके फराहम करदा एट्रीब्यूट में इजाफा मास्टर पोशनस से भी बेहतर था। दोनों डिशेस की मांग बहुत ज्यादा होने वाली थी। अगर वो इन डिशेस को बड़े पैमाने पर तैयार कर सकता तो वो बेपना दौलत कमा सकता था। जब सैफ अली ने रेस्टोरेंट के बैरूनी हिस्से का मुआयना किया तो उसने देखा कि फॉरेस्ट ट्रेवलर पहले ही 2 स्टार रेस्टोरेंट में अपग्रेड होने की ज्यादातर शराइत पूरी कर चुका था। से सिर्फ सील्स की कमी थी। ताहम यहां तक कि भी इस इलाके का दौरा करने को तैयार नहीं थे। बगैर किसी गाहक के रेस्टोरेंट कैसे आमदनी कमा सकता था? अगर रेस्टोरेंट एनपीसी गाहकों को रागिब करना और अपनी सील्स बढ़ाना चाहता था तो ऐसा करने का सबसे आसान तरीका दुकान के बैरूनी हिस्से को अपग्रेड करना था। बस दुकान के बैरूनी हिस्से को अपग्रेड करने के लिए 1500 गोल्ड दरकार थे। 2 स्टार रेस्टोरेंट हासिल करने के ख्याल ने सैफ अली को लिलचाया। फौरन ही उसने दुकान के बैरूनी हिस्से को अपग्रेड करने का इंतखाब किया। अचानक सिस्टम ने इसके बैग में बाकी मानदा 3000 से जायद गोल्ड में से 1500 गोल्ड काट लिए। चैप्टर 1897 मास्टर डिशेस। जैसे ही सैफ अली ने दुकान के बैरूनी हिस्से को अपग्रेड करने का इंतखाब किया, फॉरेस्ट ट्रेवलर तब्दील होना शुरू हो गया। 5 सेकंड से भी कम वक्त में फॉरेस्ट ट्रेवलर एक खस्ता हाल 2 मंजिला रेस्टोरेंट से एक शानदार 3 मंजिला इमारत में तब्दील हो गया।
रेस्टोरेंट अब अर्ध गिर्द की दुकानों की निस्बत कहीं ज्यादा पुरकशिश था। ताहम रेस्टोरेंट के बैरूनी हिस्से की निस्बत अंदरूनी हिस्सा कहीं ज्यादा तब्दील हो चुका था। रेस्टोरेंट के अंदर की जगह दुगनी से भी ज्यादा हो गई थी। असल में पहली मंजिल पर सिर्फ 10 से कुछ ज्यादा मेजों की गुंजाइश थी, लेकिन अब इसमें 30 से ज्यादा मेजें आ सकती थीं। दूसरी मंजिल भी डाइनिंग एरिया बन चुकी थी और रिहायशी हिस्से को तीसरी मंजिल पर मुंतकिल कर दिया गया था। ताहम फिलहाल अंदरूनी डिजाइन अब भी सादा था। सैफ अली को इस जगह को सजाने के लिए मजीद गोल्ड खर्च करना पड़ना था। इसके बाद मुझे ये सोचना है कि रेस्टोरेंट का कारोबार बढ़ाने के लिए ग्राहकों को यहाँ कैसे राग़िब किया जाए। सैफ अली ने नए फॉरेस्ट ट्रेवलर को देखकर इत्मीनान से सर हिलाया। अगरचे इसे रेस्टोरेंट की अपग्रेडेशन के लिए अपने पैसों से अदायगी करनी पड़ी थी, लेकिन अब चूंकि रेस्टोरेंट का मयार बेहतर हो गया था, वो ग्राहकों से ज्यादा कीमत वसूल कर सकता था। इसके साथ ही रेस्टोरेंट का बढ़ा हुआ हजम एक ही वक्त में ज्यादा ग्राहकों को संभाल सकता था, जिससे मुनाफा में मजीद इजाफा होता। ताहम सैफ अली को इन 2 मास्टर डिशेस की ज्यादा फिक्र थी। 2 मास्टर डिशेस में से एक ड्रिंकन टाइगर मैट था, जबकि दूसरी का नाम फ्रोजन बोन सूप था। खाए जाने पर ड्रिंकन टाइगर मैट 6 घंटे के लिए खिलाड़ियों की स्ट्रेंथ में 10% इजाफा करता था। जहां तक फ्रोजन बोन सूप का ताल्लुक है, ये 6 घंटे के लिए खिलाड़ियों की इंटेलिजेंस में 10% इजाफा करता था। किसी भी डिश का कोई कूल डाउन नहीं था, लिहाजा अगर किसी इसकला मौत की वजह से बेफिज खत्म भी हो जाते, तब भी खिलाड़ी फवाइद दोबारा हासिल करने के लिए एक और डिश खा सकते थे। फिजिकल और म्यूजिकल क्लास के खिलाड़ियों के लिए स्ट्रेंथ या इंटेलिजेंस में 10% इजाफा जंगी ताकत को नुमाया फरोग फराहम करता। मजीद बरा इन दोनों डिशेस के असरात इसी तरह के पोषणस के साथ मिलकर दुगने हो सकते थे। वाहिद खामी ये थी कि ड्रिंकन टाइगर मैट और फ्रोजन बोन सूप के बेफिज मौत पर गायब हो जाते। इसके बरक्स बहुत से मास्टर पोषणस मुअस्सर रहते थे। ताहम इन 2 मास्टर डिशेस का एक मस्बत पहलू भी था। अगर खिलाड़ी किसी ऐसे खास डंजन्स या माहौल में दाखिल होते जो बैरूनी टूल्स के इस्तेमाल को रोकते हों, तो वो उन डिशेस के बेफिज से महरूम नहीं होते। लिहाजा ड्रिंकन टाइगर मैट और फ्रोजन बोन सूप उसके वाइड सरपनेट पर मंसूबाबंद हमले के दौरान नुमाया मददगार साबित होते। चूंकि फॉरेस्ट ट्रेवलर सिर्फ एक स्टार रेस्टोरेंट था, इसका इकलौता शेफ इसका मालिक जोसेफ था। यहां तक कि अगर वो डिशेस का मतलूबा मवाद फराहम भी कर देता, तब भी उनकी तैयारी की रफ्तार महदूद होती। अब जब सैफ अली ने रेस्टोरेंट के मेनू का जायजा लिया, तो उसने देखा कि ड्रिंकन टाइगर मैट को पकने में सिर्फ 10 मिनट दरकार थे, जबकि फ्रोजन बोन सूप को सिर्फ 8 मिनट दरकार थे। ताहम चूंकि इसने रेस्टोरेंट को अपग्रेड कर लिया था, इसलिए अब वो मजीद 2 शेफ रख सकता था। अगर वो ऐसा करता तो डिशेस की तैयारी की रफ्तार को दुगना कर सकता था। जहां तक मतलूबा मवाद का ताल्लुक है, जीरो विंग उन्हें मुख्तसर वक्त में इकट्ठा कर सकता था, जिसके बाद सैफ अली ने फॉरेस्ट ट्रेवलर का सिस्टम इंटरफेस खोला। देखते ही देखते वो मजीद 2 शेफ और 8 मजीद वेटर भर्ती करने में कामयाब हो गया। फिर इसने फॉरेस्ट ट्रेवलर को कारोबार के लिए दोबारा खोल दिया। 5 मिनट से भी कम वक्त में रेस्टोरेंट ने अपने पहले एनपीसी ग्राहक का इस्तकबाल किया। अगरचे प्रमोशन इतनी मुअस्सर नहीं थी जितनी इसने उम्मीद की थी, लेकिन यह काबिले बर्दाश्त थी। गार्ड्स डोमेन में लीज पर लिया गया रेस्टोरेंट न सिर्फ खिलाड़ी ग्राहकों से आमदनी कमाता था, ये से भी पैसा कमा सकता था। बस एनपीसी ग्राहकों से होने वाली आमदनी में मुनाफा का हिस्सा बहुत कम था, जो खिलाड़ियों से होने वाली आमदनी का सिर्फ 1/4 था। ताहम अगरचे ये रकम मामूली लगती थी, लेकिन रोजाना की आमदनी फराहम करते थे। जैसे जैसे रेस्टोरेंट का स्टार रैंक और हजम बेहतर होता जाता, ये से मजीद आमदनी पैदा करता। फिलहाल फॉरेस्ट ट्रेवलर एक स्टार रेस्टोरेंट था और हर रोज से सिर्फ 3 से 10 गोल्ड कमा सकता था। ताहम एक बार जब ये 2 स्टार रेस्टोरेंट बन जाता, तो ये से रोजाना तकरीबन 30 से 100 गोल्ड कमा सकता था। सबसे अहम बात यह है कि रेस्टोरेंट को मजीद मास्टर कुकिंग रेसिपीज मिल जाती। रेस्टोरेंट की रहाइश गाहें भी आला मयार की हो जाती। खिलाड़ी सी ऑफ ट्रीज में रहाइश की फीस का तयन नहीं करते थे, बल्कि सिस्टम होटल और रेस्टोरेंट के हजम, स्टार रैंक और मकबूलियत की बुनियाद पर कीमत मुकर्रर करता था। शहर में 1 स्टार इमारत के लिए कम अज कम रिहायशी फीस 50 सिल्वर होती, जबकि ज्यादा से ज्यादा 1 गोल्ड थी। 2 स्टार रहाइश के लिए कम अज कम कीमत 2 गोल्ड थी, जबकि ज्यादा से ज्यादा 5 गोल्ड थी।
लिहाजा सी ऑफ ट्रीज में रहाइश की फीस 50 सिल्वर से 5 गोल्ड तक थी। शहर में इमारतें सिर्फ 2 स्टार के दर्जे तक ही पहुंच सकती थीं। ताहम सी ऑफ ट्रीज में 2 स्टार रेस्टोरेंट्स और होटल बहुत नायाब थे। वो सब मरकजी जिला में मरकूज थे, लेकिन खिलाड़ियों को उन इमारतों को किराए पर लेने के लिए काफी स्टेटस और कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की जरूरत होती। अगरचे एक बार जब खिलाड़ियों का हुजूम सी ऑफ ट्रीज में उमड़ आता, तो जिनके पास 2 स्टार होटल और रेस्टोरेंट्स होते वो अपनी इमारतों से भारी आमदनी कमाते। सैफ अली के फॉरेस्ट ट्रेवलर के मामलात निपटाने के बाद उसने मिलिनकोलुक इस्माइल से राब्ता किया और उसे ड्रिंकन टाइगर मैट और फ्रोजन बोन सूप के लिए मतलूबा मवाद जल्द अज जल्द इकट्ठा करने को कहा। फिर अबियस पेंडेंट का इस्तेमाल करते हुए सैफ अली ने फॉरेस्ट ट्रेवलर में अपने दफ्तर में एक अबियस मारकर छोड़ दिया। इसके साथ वो चाबी के बगैर भी सी ऑफ ट्रीज में वापस आ सकता था। यकीनन वापस आने का एक आसान तरीका भी था। वो अपनी लीज पर ली गई इमारतों में से किसी एक को 2 स्टार के दर्जे पर अपग्रेड कर सकता था। वो किसी मैजिक स्टोर पर जाकर एक खास टेलीपोर्टेशन स्क्रोल खरीदने के काबिल हो जाता। अगरचे टेलीपोर्टेशन स्क्रोल की कीमत रिटर्न स्क्रोल से कहीं ज्यादा थी, जिसमें से हर एक की कीमत 5 सिल्वर कवाइंस थी। 2 स्टार इमारतों का खिलाड़ी अमला टेलीपोर्टेशन स्क्रोल को इमारत के साथ बाइंड कर सकता था। फिर खिलाड़ी बाइंड किए गए टेलीपोर्टेशन स्क्रोल का इस्तेमाल करते हुए इमारत में वापस टेलीपोर्ट कर सकते थे। चूंकि फॉरेस्ट ट्रेवलर अभी तक 2 स्टार रैंक का नहीं था, इसलिए इसमें यह फंक्शन मौजूद नहीं था। लिहाजा सैफ अली को अबियस पेंडेंट पर इन्हिसार करना पड़ा। एक बार जब मिलिनकोलुक इस्माइल ने जरूरी मवाद इकट्ठा कर लिया, तो सैफ अली उन्हें लेने के लिए व्हाइट रिवर सिटी की गिल्ड रेजिडेंस में टेलीपोर्ट कर गया। गिल्ड वेयर हाउस से मवाद निकालने के बाद उसने फॉरेस्ट ट्रेवलर में वापस आने के लिए अबियस टेलीपोर्ट का इस्तेमाल किया। फिर इसने जोसेफ और 2 नए शेफ्स को किचन में अपना काम शुरू करने को कहा। शेफ्स के डिशेस मुकम्मल करने का इंतजार करते हुए सैफ अली एडवांस्ड माना आर्मर कट्स और टाइटन सिटी के मियारी डार्क गोल्ड वेपन्स तैयार करने के लिए व्हाइट रिवर सिटी की कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में वापस आ गया। इसने इस मौका का इस्तेमाल जीरो विंग के मेंबरान के हथियारों को अपग्रेड करने और इंटरमीडिएट मास्टर फॉर्जर बनने के लिए दरकार फॉर्जन प्रोफिशिएंसी हासिल करने के लिए किया। इससे पहले उसने डर्नफेक्स पवेलियन और इन लीडिंग सिविल से मियारी डार्क गोल्ड वेपन्स बनाने के लिए जरूरी मवाद के कई 100 सीट हासिल किए थे। दरी असना, चूंकि करीम कोको और मिलिनकोलुक इस्माइल दोनों हील टैंक के पुर्जों में मसरूफ थी, इसलिए इन अशिया की पैदावार की शरह काफी सुस्त हो गई थी। यहाँ तक कि अब भी मवाद का एक बहुत बड़ा ढेर गैर इस्तेमाल शुदा पड़ा था। अपने स्पेशल फॉर्जन रूम में सैफ अली ने बगैर आराम किए हथियार बनाए और मुस्तकिल और तेजी से अपने तजुर्बे के बार को भरता रहा। जैसे ही इसने डार्क गोल्ड वेपन्स तैयार किए, न सिर्फ उसकी फॉर्जन प्रोफिशिएंसी में इजाफा हुआ, बल्कि इसने आम राकेशों को मारने की निस्बत ज्यादा तेजी से एक्सपी भी हासिल किया। 2 दिन के काम के बाद सैफ अली लेवल 69 के 70.5% तक पहुंच चुका था। अब वो लेवल 70 की हद से 30% से भी कम दौर था। वो इंटरमीडिएट मास्टर फॉर्जर बनने से भी 20,000 प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स से कम के फासले पर था। सैफ अली ने 300 से जायद मियारी डार्क गोल्ड वेपन्स और 200 से जायद एडवांस्ड माना आर्मर कट्स भी तैयार कर ली थी। सैफ अली ने इब्बिसिल ब्लेड को लेवल 55 तक अपग्रेड करने के लिए 130 डार्क गोल्ड वेपन्स का इस्तेमाल किया। अगरचे इस बार बेहतरी कोई तहलका खेज नहीं थी, लेकिन इसकी अटैक पावर 2070 से बढ़कर 2350 हो गई थी। तमाम बेसिक एट्रीब्यूट्स में भी पिछले 170 पॉइंट्स के बजाय 192 पॉइंट्स का इजाफा हुआ था और हथियार की अटैक स्पीड 27 के बजाय 29 बढ़ गई थी। इस तब्दीली ने सैफ अली के जैली बाजू की अटैक पावर में बेपना इजाफा कर दिया था। ताहम इब्बिसिल ब्लेड अब भी कलंगरे का मुकाबला नहीं कर सकता था, जिसका लेवल इसके इस्तेमाल कुनिंदा के साथ बढ़ता कम होता था। ताहम सैफ अली इस नतीजे से मुतमईन था। आखिरकार इब्बिसिल ब्लेड अब एक टॉपर एपिक वेपन था। अगर वो उसे मजीद इर्तिका देता, तो ये फरीगुमनिटेड लेजेंडरी वेपन्स जितना ताकतवर हो जाता। वक्त हो गया है, मुझे जाकर डिशेस ले लेनी चाहिए। वक्त पर एक नजर डालने के बाद सैफ अली ने सी ऑफ ट्रीज में वापस आने के लिए अबियस ट्रांसफर का इस्तेमाल किया। जैसे ही सैफ अली फॉरेस्ट ट्रेवलर में वापस आया, उसने देखा कि रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा एनपीसी गाहक थे। कम अज कम ये पहले की तरह सुनसान नहीं था। यहाँ तक कि पहली मंजिल के हाल में 6 गाहक खाना खा रहे थे। कुछ ही देर बाद
सैफ अली ने जोसेफ से ड्रिंकन टाइगर मैट के 300 सीट और फ्रोजन बोन सूप के 500 प्याले वसूल किए। फिर वो जीरो विंग सिटी में गिल्ड रेजिडेंस में वापस टेलीपोर्ट कर गया। जब कोला, अल्यूरन समर और उनके साथियों ने गिल्ड हॉल के लाउंज में सैफ अली की आमद देखी तो वो इसका इस्तकबाल करने के लिए दौड़ पड़े। ही गिल्ड लीडर, देखें, मैं अब लेवल 60 का हो गया हूँ, कोला ने खुशी से अपना लेवल जाहिर करते हुए कहा और सैफ अली को यह साबित किया कि इसने राकेशों का शिकार करते हुए बहुत मेहनत की थी। गॉड्स डोमेन में हर 5 लेवल्स एक मामूली टर्निंग पॉइंट होते थे। दरी असना, लेवल 60 उन टर्निंग पॉइंट्स में से एक था जिसने खिलाड़ियों को उनके एट्रीब्यूट्स में थोड़ा सा इजाफा फराहम किया। गिल्ड लीडर, अपने हमें इतनी अचानक क्यों वापस बुला लिया? अल्यूरन समर ने कोला की तरफ आंखें घुमाते हुए पूछा। हिमम, तुम दोनों इन 2 सीट इक्विपमेंट्स को पहनकर देखो, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। फिर इसने सन्स ऑफ थंडर फायर सीट और स्कॉर्चिंग विंड सीट निकाला जो उसने फुलियम डेमन किंग से हासिल किए थे और उन्हें अल्यूरन समर और कोला के हवाले कर दिया। चैप्टर 1898 जीरो विंग सिटी में इज्तिमा। सीट इक्विपमेंट। अल्यूरन समर और कोला दोनों ने सैफ अली के निकाले गए 2 सीट इक्विपमेंट्स को थोड़ी उलझन से देखा। अगरचे वो शेखी बघारने की कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन उनका मौजूदा सामान इस वक्त गार्ड्स डोमेन में दस्तयाब बेहतरीन सामान में से एक था। सिर्फ एपिक इक्विपमेंट ही उनके पहने हुए सामान को मात दे सकता था। बस उसे पहन कर देखो, सैफ अली ने कहा। अगरचे वो इन दोनों की उलझन देख सकता था, लेकिन उसने कोई इजाफी वजाहत देने की जहमत नहीं की। कोई और चारा न होने पर अल्यूरन समर और कोला ने तामील की और सीट इक्विपमेंट पहन कर देखा। ये एक लेवल 70 का सीट इक्विपमेंट है। सन्स ऑफ थंडर फायर सीट के एट्रीब्यूट्स देखकर अल्यूरन समर की आंखें सदमे से फैल गईं। सन्स ऑफ थंडर फायर सीट एक लेवल 70 फाइनोल्ड सीट इक्विपमेंट था, हालांकि सैफ अली ने इसे 6 में से सिर्फ 4 टुकड़े दिए थे। इसके बावजूद थंडर फायर सीट के एट्रीब्यूट्स उसके मौजूदा पहने हुए लेवल 60 डार्क गोल्ड इक्विपमेंट से कहीं ज्यादा बेहतर थे। मजीद बरां, सन्स ऑफ थंडर फायर सीट के सीट इफेक्ट्स महज जालमाना थे। 2 टुकड़ों के सीट इफेक्ट ने कॉस्टिंग स्पीड में 20%, कॉस्ट रेंज में 20% और मैजिक मिज में 20% इजाफा किया। जहां तक 4 टुकड़ों के सीट इफेक्ट का ताल्लुक है, उसने तमाम बेसिक एट्रीब्यूट्स में 15% इजाफा किया और प्रतीन स्पेल थंडर बरस्ट के इस्तेमाल की इजाजत दी, जो एक दोहरे इंसर का स्पेल था जो शोले और बिजली दोनों का नुकसान पहुंचाता था। दरी असना, स्कॉर्चिंग विंड सीट हासिल करने के बाद कोला बेहद पुरजोश था। अल्यूरन समर के बरक्स, इसे एक मुकम्मल 6 टुकड़ों पर मुश्तमिल लेवल 70 फाइनोल्ड सीट इक्विपमेंट मिला था। चूंकि सैफ अली ने पहले ही दोनों सीटों को एट्रीब्यूट जेमस्टोन्स और लेवल रिडक्शन जेमस्टोन्स से लेस कर दिया था, इसलिए अल्यूरन समर और कोला फौरन ही सीट पहन सकते थे। जबरदस्त। सिर्फ इस सीट को पहनने से मेरा डिफेंस 35,000 और HP 1 लाख से तजावुज कर गया है। जब कोला ने अपने अपडेट शुदा एट्रीब्यूट पैनल का मुआयना किया तो वो दंग रह गया। अब एक ट्र-2 बरसकर भी मुझे हिला नहीं सकता। यहां तक कि लेवल 60 के मीथक राकुशस का हमला सहना भी कोई मसला नहीं होगा। अगर टर्टल डोव और यवोमियान ने ये देख लिया तो वो हसद से मर जाएंगे। किसी भी टीम बेफिस के बगैर भी इसकी HP 1 लाख थी। वो बुनियादी तौर पर एक ह्यूमना बास था। टीम बेफिस के साथ 1,20,000 HP तक पहुंचना भी नामुमकिन नहीं होना चाहिए। फिलहाल टीम बेफिस हासिल करने के बाद टर्टल डोव और यवोमियान की HP सिर्फ 85,000 थी, जो गेम के इस मरहले पर सिर्फ बेहतरीन ट्र-2 MTs के पास थी। न सिर्फ उसकी HP इसके 2 साथियों से आगे बढ़ गई थी, बल्कि वो एक स्ट्रेंथ पर मरकूज MT भी था। उसने अपने फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा उंडेवरेंस में लगाया था। ठीक है, चलने का वक्त हो गया है। हम दूसरी गिल्ड्स को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करवा सकते। सैफ अली ने कोला और अल्यूरन समर के एट्रीब्यूट्स देखकर इत्मीनान से सर हिलाते हुए कहा। इसके साथ वो वाइट सर्पिनेट को गिराने के बारे में ज्यादा पुरएतमाद था। जिसके बाद सैफ अली कोला और दूसरों को 4 टावर्स ऑफ एलिमिनेट्स में से एक की तरफ ले गया, जो वो मुलाकात का मकाम था जिस पर उसने इनलेडिंग सिविल और क्रिम्सन एम्परर के साथ इत्तेफाक किया था। दोनों सुपरफ्रस्टेड गिल्ड्स के मेंबरान पहले ही पहुंच चुके थे, लेकिन तवज्जो मबजूल कराने से बचने के लिए इन सब ने ब्लैक कलविक्स पहन रखे थे। ताहम उनकी कोशिशों के बावजूद
400 खिलाड़ियों का ग्रुप इतना बड़ा था कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। मजीद बरां, ये खिलाड़ी बड़ी गिल्ड्स के ट्रेडो माहिरीन थे, इसलिए उनसे निकलने वाली चमक ने दूसरों में खौफ पैदा कर दिया। अगरचे इन माहिरीन ने अपनी चमक को दबाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन 400 माहिरीन की मुश्तरका तवानाई दम घुटने वाली थी। वो लोग कौन हैं? मेरा मतलब शेखी बघारना नहीं है, लेकिन मुझे भी एक माहिर खिलाड़ी समझा जा सकता है, तो वो लोग इतने खतरनाक क्यों लग रहे? मैंने एक लम्हा कब्ल उनके सामान की झलक देखी थी, और वो सब लेवल 50 फाइनोल्ड इक्विपमेंट के कई टुकड़े पहने हुए हैं। मैंने लेवल 4 तक पहुंचने के लिए कई दिन मेहनत की है, लेकिन अब भी मेरे पास लेवल 50 सकर्ट सिल्वर इक्विपमेंट का सिर्फ एक टुकड़ा है, फिर भी उनके पास लेवल 50 फाइनोल्ड इक्विपमेंट के कई टुकड़े हैं। क्या वो किसी टॉप अलिफाडुंचरर टीम के मेंबर हो सकते हैं? जब राहगीरों ने इन लीडिंग सिविल और क्रिम्सन एम्परर के मेंबरान को देखा तो तजस्सुस ने उन्हें अपनी तरफ खींचा, लेकिन सपुरफर्स्टट गिल्ड के खिलाड़ियों ने अर्द गिर्द के हुजूम को नजरअंदाज कर दिया और खामोशी से टावर के मैन हॉल में इंतजार करते रहे। वाइस गिल्ड लीडर जीरो विंग काफी मुतासिर कुन है। उसने वाकई जीरो विंग सिटी को इतनी खुशहाल हालत में तरक्की दी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टारमोन सिटी से भी ज्यादा खुशहाल है। लकड़ी का डंडा पकड़े एक दुबले पतले नौजवान ने टावर में मौजूद खिलाड़ियों का मुशाहिदा करते हुए हैरत से तबसरा किया। बेशक जीरो विंग सिटी की तरक्की हैरान कुन है। इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि इतनी कारपोरेशंस इसमें सरमायाकारी करने की कोशिश क्यों कर रही है। अकेले जीरो विंग सिटी की आमदनी बाआसानी एक फर्स्टर्ट गिल्ड के रोजमर्रा के काम को बरकरार रख सकती है, अल्यूजरी वर्ड्स ने सर हिलाते हुए कहा। मुझे हैरत है कि जीरो विंग इस बार किस मीथक बास पर छापा मारने का इरादा रखता है। टावर के रास्ते में उन्होंने देखा था कि जीरो विंग सिटी के खिलाड़ियों की आबादी किसी भी तरह स्टारमोन सिटी से कम नहीं थी। शहर के बहुत से रिहायशी इलियट और माहिर खिलाड़ी भी थे। काफी बड़ी तिजारती फर्मों ने भी यहाँ दुकानें कायम कर ली थीं। ताहम शहर के बारे में सबसे नाकाबिल यकीन हिस्सा उसके एनपीसी ताजरों की तादाद थी, जो बहुत सी नायाब अशिया फरोख्त करते थे। स्टारमोन किंगडम पर हमारी तहकीकात के मुताबिक ममलुकत में लेवल 50 और लेवल 60 के दरमियान सिर्फ 16 मारूफ मीथक बासेज हैं। चूंकि जीरो विंग ने हमें जीरो विंग सिटी में इकट्ठा किया है, इसलिए मेरा अंदाजा है कि वो विचिज हल के जंगल में लेवल 56 एमराल्ड ड्रा को निशाना बना रहे। ताहम मैंने सुना है कि एमराल्ड ड्रा से निमटना इंतहाई मुश्किल है। ड्रा की हिफाजत करने वाले कई सौ ट्रीनेट्स भी होंगे, जो सब लेवल 50 लॉर्ड्स और उससे ऊपर के हैं। इनमें 30 से ज्यादा ग्रेट लॉर्ड्स और 4 ग्रैंड लॉर्ड्स शामिल हैं। यहां तक कि हमारी गिल्ड की टीम और इन लीडिंग सिविल की मुश्तरका ताकत के साथ भी एमराल्ड ड्रा पर छापा मारना काफी चैलेंजिंग होगा। अगर हम जीरो विंग के 600 एक और 2 माहिरीन को शामिल कर लें, तो हमारी कामयाबी के इम्कानात। दुबले पतले नौजवान ने सर हिलाते हुए कहा। सिर्फ कई सौ ट्रीनेट्स से निमटना ही एक बड़ा मसला होगा, खुद मीथक बास को शिकस्त देने का तो जिक्र ही छोड़े। जीरो विंग के पास कोई मंसूबा होना चाहिए। बसूरत दीगर वो पैसा कमाने का इतना अच्छा मौका हाथ से न जाने देते और उसकी बजाय हमारी गिल्ड्स के माहिरीन की खिदमात हासिल न करते। अल्यूजरी वर्ड्स ने इस्तेदलाल किया। गार्ड्स डोमेन में पेश करने के लिए बहुत से टूल्स मौजूद थे और एक मुनासिब टूल के साथ फील्ड मीथक बास को चैलेंज करना इतना मुश्किल नहीं था। ऐसे टूल्स की सबसे आम मिसालों में से एक मैजिक एरीज की अक़साम थी। जब इन लीडिंग सिविल और क्रिम्सन एम्परर के मेंबरान ये सोच रहे थे कि जीरो विंग ने एमराल्ड ड्रा को गिराने का क्या मंसूबा बनाया है, तो टावर के दरवाजे पर लिबादे पहने खिलाड़ियों का एक बड़ा ग्रुप नमूदार हुआ। लिबादे पहने ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि जीरो विंग के मेंबरान थे। ये ग्रुप बिल्कुल 600 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल था। फितरी तौर पर इतनी बड़ी टीम की आमद ने टावर में मौजूद खिलाड़ियों की तवज्जो मबजूल कर ली। ये कैसे मुमकिन है? अल्यूजरी वर्ड्स के पास खड़े दुबले पतले नौजवान ने करीब आते जीरो विंग के मेंबरान को हक्का बका होकर देखा। क्या हुआ? क्या वो जीरो विंग के मेंबर नहीं हैं? अल्यूजरी वर्ड्स ने अजीब से अंदाज में पूछा। दुबला पतला नौजवान डॉन मास्टर था, जो क्रिम्सन एम्परर के टॉप टीम अल्फामेंटलिस्ट्स में से एक था। इसके पास डेमन आई नामी एक आइडेंटिफिकेशन स्कल भी थी, जिसकी मदद से वो ब्लैक कल्विक्स की पोशियदगी को नजरअंदाज कर सकता था। नहीं, वो सब जीरो विंग से हैं, लेकिन वो सब ट्रेडो हैं। डॉन मास्टर ने कांपती हुई आवाज में वजाहत की। चैप्टर 1899 वर्ड बास। वो सब ट्रेडो हैं। डॉन मास्टर का बयान सुनने के बाद
अल्यूजरी वर्ड्स करीब आते जीरो विंग मेंबरान की तरफ घूमी। धीमी आवाज में उसने पूछा, यहाँ 600 लोग हैं? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम गलती पर नहीं हो? अगरचे वो बता सकती थी कि करीब आने वाले खिलाड़ी ताकतवर माहिरीन थे, लेकिन इसे ये बात कदरे खौफनाक लगी कि तमाम 600 खिलाड़ी ट्रदो थे। तमाम मुख्तलिफ सुपर पावर्स के पास ऐसे खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी जो पहले ही अपनी ट्रदो प्रमोशन कोर्स मुकम्मल कर चुके थे, लेकिन कमजोर सुपर पावर्स को भी 500 अफराद पर मुश्तमिल ट्रदो टीम इकट्ठा करने में अभी कुछ वक्त दरकार था। 600 अफराद की टीम तो दूर की बात थी। ट्रदो प्रमोशन कोर्स पर काबू पाना आसान चैलेंज नहीं था। क्विस्ट में तकनीक और आलात के मेयार दोनों की भारी जरूरियात थीं। यकीनन कुछ खिलाड़ी जैसे कि अच्छे आलात और तकनीक वाले आजाद खिलाड़ी सबसे कम मुश्किल वाली प्रमोशन कोर्स को चैलेंज करते थे। ट्रदो क्लास को टिर 1 पर जो बर्तरी हासिल थी वो बहुत बड़ी थी। एक बार जब खिलाड़ी ट्रदो तक पहुंच जाते तो न सिर्फ उनके बेसिक एट्रीब्यूट्स में जबरदस्त इजाफा होता, बल्कि उनकी जिस्मानी हालत में भी नुमायां बेहतरी आती। इन बेहतरियों के साथ खिलाड़ियों के लिए कभी सिटिंग और राकेशों का शिकार करना बहुत आसान हो जाता था। ताहम वो खिलाड़ी जिन्होंने कम मुश्किल वाली प्रमोशन क्वेस्ट का इंतखाब किया उन्हें संगीन नताइज का सामना करना पड़ता। इनकी 3 प्रमोशन क्वेस्ट मामूल से कहीं ज्यादा मुश्किल होती। आजाद खिलाड़ियों की अक्सरियत ने बेहतर वसाइल को महफूज करने के लिए जल्द अज जल्द अपनी ट्रदो क्लास हासिल करने का इंतखाब किया, लेकिन बड़ी गिल्ड के माहिरीन की कहानी मुख्तलिफ थी। चूंकि इन माहिरीन को अपनी गिल्ड की हिमायत हासिल थी, इसलिए उनके पास वसाइल की कमी नहीं थी। फितरी तौर पर इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि उन्हें अपनी 3 प्रमोशन कोर्स में आसानी हो, ये माहिरीन मुश्किल तरीन 2 प्रमोशन कोर्स को चैलेंज करते थे। उन्होंने ज्यादा मुश्किल वाली प्रमोशन कोर्स को मुकम्मल करने के लिए अपने लेवल्स, आलात और तकनीक को बेहतर बनाने में काफी वक्त लगाया और एक मजबूत बुनियाद कायम की ताकि वो मुस्तकबिल में एक हमवार रास्ते पर चल सकें। दरी असना, जीरो विंग सिटी और सिल्वर विंग टाउन जैसी सोने की कानों की वजह से जीरो विंग वाफिर वसाइल वाली एक गिल्ड थी। इसमें कोई शक नहीं था कि जीरो विंग ने अपने माहिरीन को इंतहाई मुश्किल प्रमोशन कोर्स को चैलेंज करने के लिए तैयार किया था। ताहम जीरो विंग के पास कितने मेंबरान थे? गिल्ड ने कितने माहिरीन की परवरिश की थी? जीरो विंग का किसी सुपर पावर से मवाजना करना जुगनू का चांद से मवाजना करने के मुतरादिफ था। दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ सतहों पर थे। फिर भी गिल्ड ने अभी 602 खिलाड़ियों को जाहिर किया था जो पहले ही बहुत सी सुपर पावर्स को पीछे छोड़ चुके थे। वाइस गिल्ड लीडर काश में गलत होता, लेकिन खिलाड़ी 2 क्लास उन सगनियाज को जाली नहीं बना सकते। इनमें से हर एक खिलाड़ी ने 2 क्लास अनसगिनिया पहन रखा है। डॉन मास्टर ने तलखी से मुस्कुराते हुए कहा। उसने जीरो विंग के मेंबरान का कई बार मुआयना किया था, लेकिन उनके ब्लैक कलविक्स के नीचे 2 क्लास अनसगिनिया इसकी आंखों के लिए नुमाया था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वो उन उनसगनियास को पहचानने में गलती करे। मजीद बरा उसने अल्यूजरी वर्ड्स को सब कुछ नहीं बताया था। 600 जीरो विंग मेंबरान में से 4 लेवल 60 के थे और 50 से ज्यादा लेवल 59 के थे। वो सैफ अली के लेवल की भी शनाख्त नहीं कर सका था। डार्क नाइट एम्पायर में सबसे आला लेवल का खिलाड़ी सिर्फ लेवल 58 का था। क्रिम्सन एम्परर की तहकीकात के मुताबिक इस हकीकत में वो खिलाड़ी भी शामिल थे जो आदतना अपने लेवल्स छुपाते थे। एक बार जब खिलाड़ी इतने आला लेवल पर पहुंच जाते तो उन्हें लेवल अप करने के लिए भारी मिकदार में एक्सपी की जरूरत होती, और अगरचे खिलाड़ी 2 तक पहुंचने के बाद ज्यादा मुअस्सर तरीके से मेहनत कर सकते थे और तेजी से एक्सपी हासिल कर सकते थे, फिर भी उन्हें अगले लेवल तक पहुंचने के लिए काफी वक्त दरकार था। फिर भी जीरो विंग के पास लेवल 59 के 50 से ज्यादा 2 खिलाड़ी थे। यहां तक के 4 लेवल 60 के खिलाड़ी भी थे। अगर गिल्ड चाहती तो वो बआसानी डार्क नाइट एम्पायर की रैंकिंग लिस्ट में टॉप 50 मकामात पर अपनी इजारादारी कायम कर सकती थी। 1-2 लेवल्स ज्यादा होना आम खिलाड़ियों के लिए ज्यादा मानी नहीं रखता, लेकिन एक बार जब खिलाड़ी लेवल 50 पर पहुंच जाते और अपनी 2 क्लास हासिल कर लेते तो उनकी कुदरती एट्रीब्यूट ग्रोथ में नुमाया इजाफा होता, जो हर लेवल अप पर मिलने वाले फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट से तजावुज कर जाता। 2 लेवल्स के फर्क का मतलब किसी के मैन एट्रीब्यूट में 30 पॉइंट्स का फर्क हो सकता था। फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए ये फर्क और भी बड़ा हो जाता। अगर लेवल का फर्क 5 लेवल्स तक बढ़ जाता तो एट्रीब्यूट्स में फर्क इतना बड़ा होता कि ये टॉप इक्विपमेंट का एक इजाफी टुकड़ा पहनने के मुतरादिफ होता। ये लेवल के फर्क का खौफनाक पहलू था।
यही वजह थी कि बहुत से आजाद खिलाड़ियों ने जल्द अज जल्द अपनी ट्रेडो प्रमोशन कोर्स मुकम्मल करने और तेजी से लेवल अप करने का इंतखाब किया था। जीरो विंग पहले ही इस हद तक तरक्की कर चुका है, जब अल्यूजरी वर्ल्ड्स ने और एम्पायर में ब्लैक वाटर के खिलाफ जीरो विंग के खिले आम ऐलान जंग के बारे में सोचा तो उसे जीरो विंग के एतमाद के माखज़ का एहसास हुआ। इसमें कोई हैरत की बात नहीं थी कि जीरो विंग ने इतने सारे ट्रेडो माहिरीन के साथ ब्लैक वाटर को उकसाने की हिम्मत की। जब इसने जीरो विंग के मेंबरान को देखा तो उन लीडिंग हार्ट भी इसी तरह हैरान हुआ। आखिरकार इन लीडिंग सिविल के पास भी हाई रैंक आइडेंटिफिकेशन स्किल्स वाले खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन अल्यूजरी वर्ल्ड्स के मुकाबले में इन लीडिंग हार्ट इस दरियाफ्त से हक्का बक्का रह गया था। इन लीडिंग हार्ट ने जीरो विंग के मेंबरान के साथ मिलकर इक्लिप्स थर्वन पर छापा मारा था, इसलिए वो जानता था कि गिल्ड के पास कितने ट्रेडो खिलाड़ी हैं। अगरचे ये मुमकिन था कि जीरो विंग ने अपने कुछ ट्रेडो खिलाड़ियों को छुपा लिया हो, लेकिन इसे इतने सारे खिलाड़ियों को छुपाने के काबिल नहीं होना चाहिए था। इक्लिप्स थर्वन के छापे को गुजरे हुए मुख्तसर वक्त के बावजूद जीरो विंग के पास अब कम अज कम 600 ट्रेडो खिलाड़ी थे। गिल्ड की तरक्की की रफ्तार परेशान कुन थी। चूंकि सब यहाँ हैं, तो आइए रवाना होते हैं। सैफ अली ने इन लीडिंग हार्ट और अल्यूजरी वर्ल्ड्स के सामने खड़े होकर कहा, अगर हमने देर की तो मुझे डर है कि हम मजीद तवज्जो मबजूल करवा लेंगे। दोनों वाइस गिल्ड लीडर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सैफ अली की बात पर सर हिलाया। वो पहले ही बहुत ज्यादा तवज्जो मबजूल करवा चुके थे। अगर वो रुकते तो वो मुमकिना तौर पर मुख्तलिफ बड़ी ताकतों की तवज्जो अपनी जानिब खींच लेते। फील्ड बास पर छापा मारना एक खतरनाक काम था, खास तौर पर अगर ये मिथक बास हो। अगर गार्ड्स डोमेन की दूसरी ताकतों को उनके ऑपरेशन का पता चल जाता तो छापे के दौरान उन पर घात लगाकर हमला किया जा सकता था। फौरन ही दोनों ने अपनी अपनी 200 अफराद की टीमों को सैफ अली की टीम में जम कर दिया। फिर 1000 अफराद की टीम टावर के टेलीपोर्टेशन इरे की तरफ बढ़ी। एक बार जब सैफ अली ने कोऑर्डिनेट्स दर्ज किए तो पूरी टीम गायब हो गई। अगरचे कुछ मुतजस्सिस खिलाड़ियों ने टीम का पीछा करने की कोशिश की थी, लेकिन सैफ अली ने जाने से पहले एनपीसी सिपाही को हिदायत की थी कि वो टीम की मंजिल के कोऑर्डिनेट्स को मिटा दे और इसे किसी बेतरतीब मकाम से बदल दे। एक घने जंगल के अंदर एक बड़ी आबशार के सामने एक के बाद एक खिलाड़ियों की शक्लें नमूदार होने लगे। आबशार के दामन में मौजूद झील से ठंडी हवा निकल रही थी, जिससे नए आने वाले कांपने लगे। ये नए आने वाले कोई और नहीं बल्कि सैफ अली और उसके साथी थे। ये फ्रास्ट जेड वाटरफॉल नहीं है, अल्यूजरी वर्ल्ड्स, जिसे विचेस हल के मुख्तलिफ मकामात याद थे, बढ़ाई। सैफ अली की तरफ मुड़ते हुए उसने पूछा, क्या हम मिलियन वुडलैंड में एमराल्ड ड्रा पर छापा नहीं मार रहे? फ्रास्ट जेड वाटरफॉल मिलियन वुडलैंड के करीब कहीं नहीं था। दर हकीकत दोनों मकामात नक्शे के मुखालिफ सरों पर थे। अगरचे एक घने जंगल ने फ्रास्ट जेड वाटरफॉल को घेर रखा था, लेकिन इस इलाके में कोई राकुशस वसाइल नहीं थे। कोई भी खिलाड़ी इतनी सुनसान जगह पर मेहनत नहीं करेगा। ये कहने की जरूरत नहीं कि इस इलाके में कोई फील्ड बासेस नहीं थे। इन लीडिंग हार्ट ने इत्तेफाक में सर हिलाया। इन लीडिंग सिविल की तहकीक की बुनियाद पर एमराल्ड ड्रा को विचेस हल में वाहिद मिथक बास होना चाहिए। मजीद बरना जिस जंगल में एमराल्ड ड्रा रहता था वो जड़ी बूटियों से मालामाल था। अगर जीरो विंग एमराल्ड ड्रा को मार देता तो इससे मिलियन फॉरेस्ट की खोज के दौरान खिलाड़ियों को दरपेश खतरा नुमाया तौर पर कम हो जाता, जिससे नायाब जड़ी बूटियों की कटाई आसान हो जाती। मंतकी तौर पर जीरो विंग को एमराल्ड ड्रा को निशाना बनाना चाहिए था। नहीं, मैं एक मुख्तलिफ बास को निशाना बना रहा हूँ, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। बास इस झील के अंदर है। अगर किसी की आइस रेजिस्टेंस 20 पॉइंट से कम है तो वो आइस रेजिस्टेंस पोशन के लिए मुझसे मिले। झील का बिस्तर मुकम्मल तौर पर फ्रास्ट जेट पर मुश्तमिल था और जेट से निकलने वाली ठंडी हुआ इंतहाई ताकतवर थी। किसी भी आइस रेजिस्टेंस के बगैर खिलाड़ी 30 सेकंड से भी कम वक्त में जिम कर मर जाते, और वो तवील मुद्दती तौर पर तभी जिंदा रह सकते थे जब उनके पास 20 पॉइंट्स से ज्यादा हो। खुशकिस्मती से इस जरूरत को पूरा करना वहां मौजूद 2 खिलाड़ियों के लिए कोई मसला नहीं था। माहिरीन के तौर पर इन सब के पास कुछ सामान जेवरात थे जो मैजिक रेजिस्टेंस फराहम करते थे, जो एक किस्म की यूनिवर्सल रेजिस्टेंस के तौर पर भी काम करते थे। ऐसी अशिया के बगैर भी उनके पास पीसू स्किल्स थीं जो कुछ मैजिक रेजिस्टेंस फराहम करती थीं। मजीद बरा उनकी मुतालिका गिल्ड्स ने गैर मुतवक्के हालात से निपटने के लिए कुछ आइस और फायर रेजिस्टेंस इक्विपमेंट तैयार कर रखे होंगे।
लिहाजा टीम के सिर्फ थोड़े से खिलाड़ी ही इस जरूरत को पूरा करने में नाकाम रहे। सैफ अली ने इन 100 से जायद खिलाड़ियों में आइस रेसिकनेस पोशनस तकसीम करने के बाद जो जरूरत पूरी नहीं करते थे, टीम को कोई वजाहत दिए बगैर पानी में कूदने की हिदायत की। फ्रॉस्ट जेड वाटरफॉल के नीचे एक छोटी सी गार छपी हुई थी जो इतनी बड़ी थी कि 5 लोग एक ही वक्त में इसमें तीर सके। ये गार वाइड सरपिनिट के जेर जमीन मंदिर का दाखिली रास्ता थी। तकरीबन 3 मिनट तक गार में तैरने के बाद पहले ग्रुप ने एक खारजी रास्ता दरियाफ्त किया। जैसे ही खिलाड़ी सुरंग से बाहर निकले, वो एक तारीक गार में पहुंच गए। गार की दीवारों पर कदीम दीवार गिर तस्वीरें बनी हुई थीं, जो विचेज हल की तारीख को जाहिर करती थीं। जब इन खिलाड़ियों ने पानी की सतह को तोड़ा, तो वो ये मंजर देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी फ्रॉस्ट जेड वाटरफॉल के नीचे ऐसी जगह छपी होने की तवक्को नहीं की थी। बदकिस्मती से वो खिलाड़ी जिन्हें डिवाइन रूनस की समझ नहीं थी, वो दीवारों पर बनी तस्वीरों को समझने में नाकाम रहे। ताहम वो खिलाड़ी जो डिवाइन रूनस से वाकिफ थे, उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि उन तस्वीरों में उधर वर्ल्ड गेट और इसे चालू करने का तरीका दिखाया गया। एक बार जब टीम ने तस्वीरों की तारीफ मुकम्मल कर ली, तो वो एक और लंबी तारीख सुरंग में आगे बढ़े। जब उन्होंने सुरंग छोड़ी, तो टीम एक और गार में पहुंच गई। इस बार टीम को इसके अंदर एक मंदिर मिला और पिछली गार के बरक्स ये एक कस्बे जितना बड़ा और चमकदार रोशनियों से रोशन था। अपने सर उठाते हुए टीम ने गार की छत में जड़ा एक बहुत बड़ा चमकता हुआ क्रिस्टल दरियाफ्त किया। इस क्रिस्टल ने गार को दिन की तरह रोशन कर दिया था। जब हर कोई चमकते हुए क्रिस्टल की तारीफ कर रहा था, तो उन्होंने एक ऐसी चीज दरियाफ्त की जिसने उनके पेट में मरोड़ पैदा कर दिए और उनके होंठों पर नागवारी के तासुरात उभर आए। क्रिस्टल के गिर्द 100 मीटर से ज्यादा लंबा सांप लिपटा हुआ था। सांप का जिस्म मुकम्मल तौर पर शफाफ क्रिस्टल से बना था। इस वक्त सांप की आंखें बंद थीं, और अगर वो कभी कभार हरकत न करता, तो खिलाड़ी उसे चमकते हुए क्रिस्टल का हिस्सा ही समझते। सांप का सर बाआसानी एक 3 मंजिला इमारत के बराबर था, और उसकी आंखें ही एक इंसान से बड़ी थीं। जैसे ही उन्होंने इस राक्षस को देखा, एक फितरी खौफ ने उनके दिलों को जकड़ लिया। सांप के अदाद व शुमार पर गहरी नजर डालने के बाद बहुत से खिलाड़ियों को अपने घुटने कमजोर होते महसूस हुए। वाइड सरपिनिट लेवल 60 HP 560 000/560 00000। एक वर्ड बॉस अल्यूजरी वर्ड्स और इन लीडिंग हार्ट ने सदमे से हाँपते हुए कहा। जब उन्होंने वाइड सरपिनिट के HP बार्स देखे, तो उन्हें एक बेमिसाल दबाव महसूस हुआ और दहशत ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया। गार्ड्स डोमेन में इस बात का कोई हतमी इशारा नहीं था कि आया कोई फील्ड बॉस वर्ड बॉस है या नहीं। ताहम एक चीज दोनों में फर्क करती थी, बॉस के पास कितने HP बार्स हैं। नॉर्मल ग्रैंड लॉर्ड रैंक वाले फील्ड बॉसेस के पास तकरीबन 3 से 5 HP बार्स होते थे, जबकि मीथक रैंक वाले फील्ड बॉसेस के पास 5 से 7 HP बार्स होते थे। दरी असना वर्ल्ड बॉसेस के बारे में मुख्तलिफ बड़ी गिल्ड्स की समझ के मुताबिक ऐसे राक्षस के पास 8 या इससे ज्यादा HP बार्स होने चाहिए। अगरचे ज्यादा HP बार्स का मतलब जरूरी नहीं कि बास की कल HP में इजाफा हो, लेकिन हर बार को खत्म करने से बास का जंगी तरीकाकार बदल जाता, जिससे छापे की मुश्किल बढ़ जाती। उनके सामने मौजूद वाइड सरपिनिट के पास कल 9 HP बार्स थे। चैप्टर 1900 पागलपिन। वाइड सरपिनिट छत पर कुंडली मारे सुकून से सो रहा था, और मौजूद खिलाड़ियों में से किसी ने भी वर्ल्ड बॉस के जागने के खौफ से हरकत करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने इससे पहले कभी किसी वर्ल्ड बॉस का सामना नहीं किया था, इसलिए वो नहीं जानते थे कि इसकी इदराक की हद कितनी वसी है। अगर खुदा नखास्ता वाइड सरपिनिट ने उन्हें दरियाफ्त कर लिया, तो उन्हें अपनी गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम अब इस वाइड सरपिनिट से लड़ने का इरादा तो नहीं कर रहे है ना? अल्यूजरी वर्ड्स ने नरमी से सैफ अली से पूछा। अगरचे वो समझ गई थी कि चूंकि सैफ अली उन्हें यहाँ लाया है, इसलिए 99% इम्कान है कि वाइड सरपिनिट ही इसका हदफ है, लेकिन इसकी अक्ल ने इसे अपने शक की तस्दीक करने पर मजबूर किया। जहां तक वो जानती थी, इस गार में 2 बासेस हो सकते थे, और वो दरअसल दूसरे के लिए यहाँ आए थे। हिमम, ये वाइड सरपिनिट ही है। सैफ अली ने सर हिलाया। अल्यूजरी वर्ड्स एक तवील लम्हे तक खामोश रही। उसने फैसला किया कि सैफ अली जरूर पागल हो गया है। वो एक वर्ड बॉस के बारे में बात कर रहे थे। आम मीथक राक्षस वाइड सरपिनिट का कोई मुकाबला नहीं थे,
और जादुई टूल्स वर्ल्ड बॉसेस के खिलाफ बिल्कुल बेकार थे। दूसरे लफ्जों में, उनके पास वाइट सर्पेनेट को कमजोर करने का कोई खास जरिया नहीं था। उन्हें इससे इसके उरूज पर लड़ना होगा। अपनी बरसरक स्किल्स के साथ भी बेहतरीन एमटीएस चंद हमलों से ज्यादा नहीं टूट पाएंगे। वाइट सर्पेनेट मुमकिना तौर पर दूसरी क्लासेस को फौरन मार देगा। मजीद बड़ा, वाइट सर्पेनेट एक रिलिम लॉर्ड था। इसकी स्किल्स, स्पील्स और जिस्मानी हालत इसी लेवल के मीथक राक्षसों से कहीं ज्यादा बरतर थी। इस राक्षस को शिकस्त देना एमराल्ड्रा और उसके कई सौ मुहाफिजों का सामना करने से भी ज्यादा मुश्किल होगा। अगरचे उनकी 1002 खिलाड़ियों की टीम लेवल 60 के वर्ल्ड बॉस पर छापा मारने की जरूरियात को पूरा करती थी, लेकिन उन्होंने बमुश्किल ही इसका इंतजाम किया था। अगर वो वर्ल्ड बॉस पर मुअस्सिर तरीके से छापा मारना चाहते थे तो तमाम 1000 मेंबरान का लेवल 60 होना चाहिए और उन्हें लेवल 50 फाइन गोल्ड इक्विपमेंट इससे बेहतर पहनना होगा। गहरी सांस लेते हुए अल्यूजरी वर्ल्ड्स ने सैफ अली की तरफ देखा और संजीदगी से कहा, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, मुझे ये कहने दे, वर्ल्ड बॉस पर छापा मारने के खतरात बहुत ज्यादा है। क्रिम्सन एम्परर सिर्फ एक बार आपकी मदद करेगा। अगर ऐसा लगा कि हमारी पूरी टीम मारी जाएगी तो क्रिम्सन एम्परर के मेंबरान पीछे हट जाएंगे। अगर उसने अपनी गिल्ड के 202 माहिरीन को एक लेवल खोने दिया तो उसकी गिल्ड को बहुत बड़ा धचका लगेगा। वो जीरो विंग के इस पागलपन में उनका साथ नहीं देगी। ताहम इन लीडिंग हार्ट ने कुछ नहीं कहा। उसने जीरो विंग के मेंबरान की तरफ मोड़ने से पहले सिर्फ वाइट सर्पेनेट को देखा। वाइस गिल्ड लीडर, क्या अब जीरो विंग को अपनी हुदूद से आगाह नहीं करेंगे? लॉन्ग सिविल ने सरगोशी की। हम एक वर्ल्ड बॉस के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी गिल्ड इतने सारे दो खिलाड़ियों को खोने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हाल ही में इन लीडिंग सिविल और स्टार लिंक के दरमियान कशमकश की शिद्दत बढ़ गई थी, जिसके नतीजे में गिल्ड को बहुत से मामलात संभालने के लिए अपने 2 माहिरीन की जरूरत थी। इन लीडिंग सिविल बिलावजा अपने 202 माहिरीन को कमजोर करने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। अगर छापा नाकाम हो गया तो उन्हें अपने नुकसानात को कम करने के लिए पीछे हटना होगा। ताहम इन लीडिंग हार्ट ने लॉन्ग सिविल के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसकी बजाय वो संजीदगी से सैफ अली के पास गया। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, इन लीडिंग सिविल जीरो विंग के साथ मौत तक लड़ने के लिए तैयार है। इसके बदले में बराकरम छापा खत्म होने के बाद उन लीडिंग सिविल को एम्प्टी इक्विपमेंट के चंद टुकड़े फरोख्त करने पर गौर करें। इन लीडिंग हार्ट ने खुलूस से कहा। हार्ट, क्या तुम पागल हो गए हो? इन लीडिंग हार्ट की तजवीज ने लॉन्ग सिविल को चौंका दिया। अल्यूजरी वर्ल्ड्स भी दूसरे वाइस गिल्ड लीडर की तरफ मुड़ी। इसकी आंखों में उलझन चमक रही थी। मुख्तलिफ सुपर पावर्स अब भी आम मीथक बासिस को शिकस्त देने के मामूली से इम्कान के लिए खुसूसी टूल्स पर इन्हिसार करती थीं। फिर भी न सिर्फ वो एक मीथक वर्ल्ड बॉस पर छापा मारने वाले थे, बल्कि उन्हें बगैर किसी टूल्स के ऐसा करना था। इन लीडिंग हार्ट इन लीडिंग सिविल की ताकत के मुआविन सतूनों में से एक था। उसने अपनी गिल्ड को तरक्की देने में बहुत वक्त और मेहनत लगाई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि इन लीडिंग हार्ट इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लेगा, खास तौर पर डार्क नाइट एम्पायर में इन लीडिंग सिविल की मौजूदा हालत के पेश नजर। क्या जीरो विंग के पास वाकई वाइट सर्पेनेट को शिकस्त देने का कोई मौका है? अल्यूजरी वर्ल्ड्स ने जीरो विंग के मेंबरान पर नजर दौड़ाते हुए हैरत से सोचा। वो नहीं देख पा रही थी कि जीरो विंग के पास वाइट सर्पेनेट का सामना करने की क्या सलाहियत है। दरी असना, इन लीडिंग हार्ट ने लॉन्ग सिविल की उसे रोकने की कोशिशों को नजरअंदाज कर दिया। इसकी बजाय उसने सैफ अली पर अपनी तवज्जो मरकूज रखी और बात जारी रखी। यकीनन हम सामान मार्केट की कीमत से ज्यादा पर खरीदेंगे जब तक कि अशिया लेवल 60 फाइन गोल्ड वेपन्स इक्विपमेंट हो। इस हकीकत ने कि जीरो विंग का इरादा एक वर्ल्ड बॉस को चैलेंज करने का था, इसे बहुत हैरान किया था, लेकिन वो इससे पहले जीरो विंग की मैन फोर्स की ताकत का मुशाहिदा कर चुका था। इसे शक था कि गिल्ड किसी ऐसे चैलेंज की कोशिश करेगी जिस पर काबू पाने का उसे यकीन ना हो। आखिरकार जीरो विंग ने इस छापे के लिए 602 माहिरीन भेजे थे, लिहाजा वो वाइट सर्पेनेट को शिकस्त देने की जीरो विंग की सलाहियत पर जुआ खेलेगा। यहाँ तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स के पास भी टॉप लेवल 55 के सामान का सिर्फ एक छोटा सा जखीरा था, लेवल 60 के सामान की तो बात ही छोड़। अगर वो अपने एमटीएस के लिए लेवल 60 फाइन गोल्ड वेपन्स और इक्विपमेंट के चंद टुकड़े हासिल कर सका तो ये यकीनी तौर पर मुस्तकबिल के 3 डंजन छापों के दौरान उन लीडिंग सिविल के लिए बहुत मददगार साबित होगा। इन लीडिंग सिविल के पास बहुत सी माहिर टीमें थीं,
और एक वाहिद डार्क कोर विजन सीट गिल्ड की जरूरियात को पूरा करने के लिए काफी नहीं था। ठीक है, मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। सैफ अली ने उन लीडिंग हार्ट के खुलूस का जवाब संजीदगी से सर हिला कर दिया। एमटीएस के लिए लेवल 60 फाइनोल्ड इक्विपमेंट सैफ अली के लिए कुछ भी नहीं था। मुंदरजा झैल छापे में इन लीडिंग सिविल की मुकम्मल हिमायत के बदले में ऐसे सामान के चंद टुकड़े फरोख्त करना यकीनी तौर पर एक काबिल कदर सौदा था। रजामंद दो माहिरीन की जंगी ताकत और इन माहिरीन की ताकत के दरमियान जो किसी भी लम्हे भागने के लिए तैयार थे, आसमान और जमीन का फर्क था। शुक्रिया, इन लीडिंग हार्ट ने कहा। आमतौर पर जब कोई गिल्ड किसी ताकतवर बास को गिराने के लिए दूसरी गिल्ड के माहिरीन की खिदमात हासिल करती थी तो वो लूट मार का कोई हिस्सा फरोख्त नहीं करती थी। आखिरकार ऐसी अशिया गिल्ड की टीमों को मजबूत बनाने के लिए अहम थी और आमतौर पर मार्केट में दस्तयाब नहीं होती थी। क्या इन लीडिंग हार्ट पागल हो गया है? क्या इसे वाकई यकीन है कि जीरो विंग कामयाब हो सकता है? जब डॉन मास्टर ने इन लीडिंग हार्ट को सैफ अली का शुक्रिया अदा करते देखा तो उसके जहन में अफरा तफरी मच गई। इन लीडिंग हार्ट और सैफ अली के दरमियान वाइड सरपिनिट की लूट मार पर तबादला ख्याल देखने के बाद उसने सोचा कि क्या छत पर कुंडली मारे बैठा राकुशस वाकई एक वर्ड बास है। उसने ये भी सोचा कि क्या दोनों खिलाड़ी जानते हैं कि वर्ड बास क्या होता है। इन लीडिंग हार्ट के साथ मुआहदे पर तबादला ख्याल करने के बाद सैफ अली ने टीम को छोटे ग्रुपों में तकसीम करना शुरू किया और हर एक को काम तफवीज किया। छापा आगे बढ़ने के साथ ही वाइड सरपिनिट कल 9 मुख्तलिफ जंगी तरीकों से गुजरेगा और तमाम 9 मराहिल इंतहाई खतरनाक होंगे। एक छोटी सी गलती भी बड़ी तादाद में अमवात का सबब बन सकती थी। ताहम ये तमाम खिलाड़ी माहिर थे और उनमें से बहुत से तो रिफाइनमेंट रिलिम तक भी पहुंच चुके थे। जब तक उन्हें मुनासिब तरीके से हिदायत दी जाती वो किसी भी बड़ी गलती से बच सकते थे। फिर वो देखेंगे कि आया टीम के तबाह होने से पहले बास मर जाएगा। चूंकि कोई मसला नहीं है, तमाम एमटीएस और मीजेकल क्लास के खिलाड़ी एक डिश लेने के लिए यहाँ आए। मैं इसके बाद फिजिकल क्लास के खिलाड़ियों को उनका हिस्सा लेने के लिए बुलाऊंगा। सैफ अली ने टीम को मुनज़्ज़म करने के बाद ऐलान किया, जिसके बाद सैफ अली की हिदायत के तहत सबको वो डिशेज मिल गईं जो सैफ अली ने तकसीम की थी। कितनी ताकतवर मास्टर डिश है। जब अल्यूजरी वर्ड्स ने फ्रोजन बोन सूप का प्याला कबूल किया तो वो दंग रह गई। से तवक्को नहीं थी कि जीरो विंग इतनी टॉपर डिश हासिल करने के काबिल होगा। वो शेफ्स की मसनूआत से नावाकिफ नहीं थी। वो जानती थी कि कुछ डिशेस खिलाड़ियों की जंगी ताकत को बढ़ा सकती है। बदकिस्मती से खाने पीने की अशिया से मिलने वाले ज्यादातर बेफिज मामूली होते थे, लेकिन इस मास्टर डिश ने इसकी इंटेलिजेंस में 10% इजाफा कर दिया था। फ्रोजन बोन सूप पहले ही एक मास्टर पोर्शन का मुकाबला कर सकता था। मजीद बड़ा डिश का असर वर्ल्ड बॉस के खिलाफ भी मुअस्सर होगा। इस बेफ ने छापे की मुश्किल को काफी हद तक कम कर दिया था। कोला, छापा शुरू करो। बाकी सब मंसूबे पर अमल करें। सैफ अली ने अपने साथियों के तैयार होने के बाद हुक्म दिया। सैफ अली का हुक्म सुनकर कोला, जो काफी देर से बेचैन हो रहा था, ने वाइड सरपिनिट की तवज्जो मबजूल कराने के लिए आगे बढ़ते हुए एक खौफनाक मुस्कुराहट दी। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।